ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैंने हेड एंड नेक के सारे एमसीक्यूज़ को कवर कर दिया है, कीज़ वाले, और साथ में मैंने हर एक एमसीक्यू पर 2 से 3 मिनट लगाए हैं और उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ पॉइंट को या बुक के जो इंपॉर्टेंट नोट्स थे उनको भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो लंबी है, लेकिन आप पूरा सुनोगे तो आपके एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ दोनों कवर हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैंने सिर्फ एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं और सिर्फ 5-6 मिनट देख सकता हूँ, तो आखिर के 5 से 6 मिनट देख लेना अगर टाइम शॉर्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो एक पेशेंट है जिसको थायराटॉक्सिकोसिस है और उसकी थायराइडेक्टमी प्लान्ड है। ठीक है, तो थायराइडेक्टमी की कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं? दिस कॉम्प्लिकेशन इज थायराइड स्ट्रॉम। ओके, थायराइड स्ट्रॉम क्या होती है? थायराइड स्ट्रॉम इज द एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ओके, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर थायराटॉक्सिकोसिस है तो हम सर्जरी से पहले प्री ऑप पीरियड के अंदर हम उसको यूथायराइड बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ओके, कार्बिमजोल देके, प्रोपेनोलोल देंगे और इसके अलावा हम लियोगोल सोल्यूशन देंगे, आयोडीन का लियोगोल आयोडीन देंगे। ये 3 चीज़ों से हम इसको यूथायराइड बना लेंगे। लेकिन अगर हमने सही से प्रिपेयर नहीं किया सर्जरी से पहले तो इसकी बात क्या होगा? ओके, इसके बाद क्या होगा कि सर्कुलेशन के अंदर थायराइड हार्मोन रिलीज हो जाएंगे और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा, टैकीकार्डिया होगा, हाइपरपायरेक्सिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एट्रियल फिब्रिलेशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड थायराइड स्टॉर्म। अब थायराइड स्टॉर्म की क्या मैनेजमेंट होती है? आपने आईवी फ्लूइड्स देने हैं डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन देना है आईवी, ऑक्सीजन देनी होती है, इसके अलावा डायूरेटिक्स दोगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए, डाइजॉक्सिन दोगे एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। ओके, और इसके बाद आप आइस पैक से अब पेशेंट को कूल करोगे और उसके बाद आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दोगे। ये वही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो आपने प्रोफाइलैक्सिस में भी देना था, लाइक कार्बिमजोल, प्रोपेनोलोल और ल्यूगोल आयोडीन। तो ये कॉम्प्लिकेशन थी। ठीक हो गया, थायराइड स्टॉर्म जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरथायराइडिज्म है या ग्रेवियस डिजीज़ है, इनएडिक्वेट प्रिपरेशन किया है, ट्रॉमा हो गया है, ग्रेवियस डिजीज़ है, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर है, इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। आपको हिस्ट्री मिलेगी इसकी। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है थायराइडेक्टमी की? हैमरेज हो सकती है, टेंशन हीमाटोमा। ओके, जिसके लिए आपने हीमाटोमा को इवैक्यूएट करना होता है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके लिए आप एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर? ट्रैकियोमलेशिया जिसमें एंडोट्रैकियल ट्यूब और ट्रैकियोस्टोमी करते हैं। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जिसमें ट्रैकियोस्टोमी करते हैं और टेफ्लॉन से लैटरलाइजेशन करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया जिसके लिए आप 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। थायराइड स्टॉर्म जिसमें आईवी फ्लूइड, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, ऑक्सीजन, डायूरेटिक्स, डाइजॉक्सिन, कार्बिमजोल, प्रोपेनोलोल और ल्यूगोल सोल्यूशन देते हैं। थायराइड इंसफिशिएंसी जिसके लिए रिप्लेसमेंट डोज देते हैं जो कि 150 माइक्रोग्राम होती है। और रिकरेंस ऑफ गोइटर जिसके लिए आप सप्रेसिव डोज देते हैं 200 माइक्रोग्राम ऑफ थायरोक्सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 ईयर ओल्ड मैन इरिटेबल हो गया, फेस इसका राउंड कन्फिग्रेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। पर्पलिश स्ट्राया फ्लैंक पर हाइपरटेंसिव है, तो ये कुशिंग सिंड्रोम को एक्सप्लेन कर रहा है। सही हो गया। तो कुशिंग सिंड्रोम में इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ओके, पोस्ट ऑपरेटिव आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी देनी है टू प्रिवेंट हाइपोएड्रेनलिज्म। तो कुशिंग सिंड्रोम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुशिंग सिंड्रोम जिसमें हाइपर कॉर्टिसोलिज्म देखने को मिलता है, ये मेडिसिन का टॉपिक है, सिर्फ मैं सुपरफिशियल एक्सप्लेन करूँगा। कुशिंग सिंड्रोम में वेट गेन होता है, ट्रंक का और फेस का, लिम्स को स्पेयर कर देता है जिसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी होती है, बुफेलो हेम्प देखने को मिलता है, डायबिटीज देखने को मिलता है। जो कुशिंग वाले बंदे को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका हेड टोमेटो शेप होगा, बॉडी पोटैटो शेप होगी और जो उसके लिम्स होंगे वो माचिस की तीलियां होगी और इसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी हो जाएगा। और कुशिंग सिंड्रोम में जो निमोनिक होता है वो होता ही कुशिंग है। सी से सेंट्रल ओबेसिटी होगी, सर्वाइकल पैड होगे और कोलेजन फाइबर वीकनेस होगी, कोमिडोन्स होगे। सी से तो हो गया सेंट्रल ओबेसिटी, सर्वाइकल फैट, कोलेजन फाइबर वीकनेस, कोमिडोन्स। यू से यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल लेवल और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। एस से स्ट्राया हो जाएगी और सप्रेस्ड इम्यूनिटी है। एच से हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, एच से हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हिर्सुटिज्म। आई से आइट्रोजेनिक होता है, फॉर एग्जांपल कोई स्टीरॉयड ले रहा है उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। एन से नॉन आइट्रोजेनिक लाइक एड्रिनल या पेनक्रियाटिक ट्यूमर है, पेनक्रियाटिक ट्यूमर की वजह से हम उसको बोलते हैं हम कुशिंग डिजीज। ओके, ठीक हो गया। ग्लूकोज इंटॉलरेंस मिलेगी और ग्रोथ रिटार्डेशन भी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये आपको कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। कुशिंग सिंड्रोम में वंस अगेन आप प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल मॉनिटर करोगे, मॉर्निंग और या मिडनाइट कॉर्टिसोल लेवल मॉनिटर करोगे। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। अगर कोई एसीटीएच प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी ट्यूमर है तो ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करोगे या रेडियोथेरापी कराओगे। अगर एक्टोपिक एसीटीएच सिंड्रोम है, ठीक हो गया, लाइक लंग्स के अंदर है तो आप उसकी रिसेक्शन करोगे। अगर एड्रिनल ग्लैंड का एडिनोमा है तो आप यूनिलैटरल एड्रीनलेक्टमी कर दोगे अगर सेम है। अगर बायलैटरल है तो बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी कर दोगे और इसके बाद आप सप्लीमेंट दोगे कॉर्टिसोल का पूरी जिंदगी के लिए। सही हो गया। ओके,
ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी कहती है कि एड्रियनलेक्टमी करने के बाद जो कॉन्ट्रालैटरल ग्लैंड है, अगर आपने एक सेम ग्लैंड की किया तो दूसरे कॉन्ट्रालैटरल ग्लैंड को सप्रेस करने के लिए आपको 1 साल चाहिए होता है सप्रेस करने के लिए, जिसकी वजह से आपको एक्सोजिनस कोर्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ते हैं। ठीक हो गया। बाकी मेडिकल थेरेपी में मेटारोपिन और कीटोकोनाजोल है, वो हम इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज 30 ईयर ओल्ड वुमेन जिसके लिप के अंदर कोई मैस था और वो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा है। नॉर्मली जो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है ये पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर होता है, मोस्ट कॉमन यही होता है, और ये बिनाइन ट्यूमर होता है, लेकिन लिप्स में भी कभी कभार हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, ठीक है। और इसमें आपको स्वेलिंग मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी? एट द एंगल ऑफ जॉ। ओके, अगर एंगल ऑफ द जॉ पे स्वेलिंग मिले तो वो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, उससे नीचे मैंडिबल से नीचे मिले तो वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। ठीक है। पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा के बारे में क्या बात? ठीक है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज डी, इसमें कुछ मलिग्नेंट पोटेंशियल आपको देखने को मिलती होती है। ओके, अब पैलियोमॉर्फिक एडिनोमा के बारे में कुछ एमसीक्यूज पॉइंट देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, मिक्स्ड ट्यूमर होता है, क्योंकि इसमें एपिथेलियल और मेसेनकाइमल कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें जो स्वेलिंग होती है स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग होती है ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल, और इसमें एयर लोब्यूल भी आपको रेस देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्वेलिंग है उसको ज़ाइगोमैटिक बोन के ऊपर आप मूव नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक हो गया। और इसमें मैलिग्नेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में मैलिग्नेंसी हो गई है? ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको कहने का मतलब है इंक्रीज साइज मिलेगा। ओके, इंक्रीज इन साइज। ओके, इसके अलावा आपको इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व देखने को मिलेगी। ओके, यानी स्किन का साइज है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व है, अल्सरेशन देखने को मिल सकती है, या सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है। ये 4 चीज़ें मिल जाए तो आपने कहना होता है कि ये मलिग्नेंट स्वेलिंग होती है। क्लियर? और ये जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है ना, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ये आपको किस में ज़्यादा देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता होता है फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता होता है। क्लियर? और ये यूनिलैटरल होता है, 3 to 5% मैलिग्नेंट होता है, और अगर टेक्नीशियन स्कैन करते हैं तो ये कोल्ड स्पॉट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करता होता है। क्लियर? तो ये कुछ एमसीक्यूज पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है पैरोटिड ग्लैंड के लिए? पैरोटिड ग्लैंड के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है विद एफएनएसी और ट्रू कट बायोप्सी होती है। क्लियर? और इसके लिए सर्जरी कौन सी करेंगे? सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी करेंगे। सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी में सुपरफिशियल पार्ट को निकाल देते हैं, इन्यूक्लिएशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि रिकरेंस हो सकता है, दैट इज वाई रिकरेंस इसमें इतना खास नहीं करते होते। क्लियर? तो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी और कोड कट बायोप्सी होती है। और सर्जरी कौन सी करते हैं? सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी, अगर सुपरफिशियल लोब का ट्यूमर होता है। और अगर हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी है तो फिर आपने रेडिकल पैरोटिडेक्टमी करनी है। रेडिकल पैरोटिडेक्टमी में क्या करते हैं? पैरोटिड ग्लैंड को निकाल देते हैं। क्लियर? इसके बाद ओके सेक्शन करते हैं फेशियल नर्व का, मैसेटर मसल को निकाल देते हैं, और आप सेम साइड पे मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन करते होते हैं। और फिर एग्जाम में सवाल आ सकता है कि जो आपने पैरोटिडेक्टमी की है उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन आपने कभी भी नहीं भूलनी वो होती है फ्राई सिंड्रोम। इसके अलावा सियालोसील हो सकता है, हीमाटोमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और डिफॉर्मिटी हो सकती है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के मैक्सिमम एमसीक्यूज पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 पाउंड इन्फेंट है जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर से प्रोड्यूस हुआ है। ओके, प्रोड्यूस हुआ है, पैदा हुआ है, और उसको यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है। यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है। तो पेरेंट्स को आपने क्या एडवाइस करना है? पेरेंट्स को आपने एडवाइस करना है, बेस्ट आंसर इज रिहैबिलिटेशन रिक्वायर्स एडजंक्टिव स्पीच थेरेपी। ओके, तो रिहैबिलिटेशन के अंदर हियरिंग थेरेपी आती है, स्पीच थेरेपी आती है, डेंटल प्रॉब्लम को काउंटर करना होता है, और फेशियल ग्रोथ को आपने काउंटर करना होता है। ठीक हो गया? ओके, तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में ये आपने करने होते हैं। 4 चीज़ों की रिहैबिलिटेशन करनी है। नंबर 1, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है क्लेफ्ट लिप और पैलेट में। क्यों हो सकती है? ओटाइटिस मीडिया आपको देखने को मिल सकता होता है ड्यू टू यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन है, और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी आपको देखने को मिल सकता होता है। तो आपने हियरिंग असेसमेंट 12 महीनों पहले करनी होती है। ठीक हो गया? ओके, और ट्रीटमेंट क्या होगा? हियरिंग एड देनी है। इसके अलावा आपने प्रोफाइलैक्टिक ब्रिंगोटमी करनी होती है। ओके, तो इन चीज़ों की आपने क्या करनी है? ओके, रिहैबिलिटेशन करनी है। हियरिंग की आपने रिहैबिलिटेशन कर ली कि आपने हियरिंग एड दे दिया सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए, और अगर ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन था तो आपने प्रोफाइलैक्टिक ब्रिंगोटमी कर दिया और ग्रोमेट इंसर्ट कर दिया 6 से लेकर 12 महीनों पर। अगर स्पीच की प्रॉब्लम होती है तो स्पीच की प्रॉब्लम को आपने काउंटर करना होता है 18 मंथ्स के ऊपर। ओके, ठीक हो गया? तो स्पीच की आपने थेरेपी करवानी है इसकी। ओके, डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, डेंटल प्रॉब्लम। ओके, डेंटल प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलती है वो सबसे ज़्यादा आपको क्लेफ्ट एल्व्यूलस में देखने को मिलती है, जो कि मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर टीथ को, कौन से टीथ को इन्वॉल्व करता है? मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर टीथ है। तो आपने डेंटल एग्जामिनेशन करनी होती है, और लास्ट में आपने ऑर्थोडोंटिक मैनेजमेंट करनी होती है। क्लियर? ठीक हो गया? ओके, तो
ये सारी सेकेंडरी मैनेजमेंट आ जाती होती है। क्लियर। तो अगर आपसे पूछे व्हाट आर द सेकेंडरी सर्जरी जो कि हम क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट वाले पेशेंट में करते होते हैं, तो इसमें आप क्लेफ्ट लिप की रिवीजन करते होते हैं। क्लियर। आप एल्व्यूलर क्लेफ्ट को क्लोज करते हैं, डेंटल और ऑर्थोडेंटिक आउटकम को इंप्रूव करते हैं, फेशियल एस्थेटिक को रिस्टोर करते हैं। ठीक हो गया। ओके। राइनोप्लास्टी करते हैं, डेंटो एल्व्यूलर सर्जरी करते होते हैं, वेल्वोप्लास्टी और फेरेंजोप्लास्टी करते हैं। ये सारे सेकेंडरी सर्जरी होती है। ओके। मेन आपने याद रखनी है सेकेंडरी सर्जरी में क्लेफ्ट लिप रिवीजन, एल्व्यूलर बोन ग्राफ्टिंग, ऑर्थोगनेटिक सर्जरी एंड राइनोप्लास्टी। ओके। सही हो गया। और बाकी एग्जाम में पूछा जाए क्लेफ्ट लिप के लिए कौन सी सर्जरी होती है, मिलार टेक्निक और टेनिसन रेंडल टेक्निक, और क्लेफ्ट पैलेट के लिए होती है प्लेटोप्लास्टी होती है। और अगर यूनिलैटरल था तो आपने 2 ऑपरेशन करने हैं। ठीक है। क्लेफ्ट लिप और सॉफ्ट पैलेट को आपने 5 to 6 मंथ पे आपने कवर करना है, और हार्ड पैलेट को और गम पैड को 15 से लेकर 18 महीनों पे कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंग मोटरसाइकिल राइडर है जिसका एक्सीडेंट हो गया और फेस की इंजरी हो गई है। ठीक है। डिफॉर्मिटी भी हो गया, ब्लीडिंग हो गई है। तो फेशियल इंजरी या मैक्सिलोफेशियल इंजरी के बारे में क्या बात ठीक है? तो अल्फा ऑप्शन, इवैल्यूएशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन शुड प्रीसीड दैट ऑफ द फेशियल इंजरी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई फेशियल इंजरी होगी, मैक्सिलोफेशियल इंजरी होगी, तो सबसे पहले आपने ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, जो ये कहती है एयरवे मेंटेन करना है विद सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल, B से ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, C से सर्कुलेशन एंड हैमरेज, D से डिसेबिलिटी एंड E से एक्सपोजर एंड एग्जामिनेशन। ये आ जाता है। तो सबसे पहले आपने प्रायोरिटी देनी होती है किसको? आपने एयरवे कंट्रोल विद सर्वाइकल स्पाइन मोबिलिटी, इमोबिलिटी, इसको आपने रखना होता है। ठीक हो गया। ये मैनेजमेंट के अंदर आ जाता होता है। ओके। क्लियर। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड और MCQs पॉइंट हो जाते हैं। मैक्सिलोफेशियल इंजरी होती है तो आपने एयरवे को मेंटेन करना होता है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन नहीं देते होते, ट्रैकियोस्टमी और क्रिकोथैनाटॉटमी देते हैं, एनाल्जेसिया एंटीबायोटिक देते हैं, टेटनस के इंजेक्शन देते होते हैं। क्लियर सर? ठीक हो गया। और अगर मैक्सिला के फ्रैक्चर है, जो मैक्सिला के फ्रैक्चर्स होते हैं उसको आप 3 में डिवाइड करते हैं, लीफोर्ड टाइप 1, लीफोर्ड टाइप 2, लीफोर्ड टाइप 3। सारे फ्रैक्चर्स टिरोगाइड प्लेट को इन्वॉल्व करते हैं। ओके। जो लीफोर्ड टाइप 1 फ्रैक्चर होता है उसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं, और इसमें जो फ्रैक्चर लाइन होती है ना, वो कहाँ पास करती है? वो नेजल सेप्टम से होती हुई मैक्सिलरी साइनस को क्रॉस करती है। ठीक हो गया। यानी अगर अपर एल्व्यूलस और पैलेट को सेपरेट कर दे फेशियल स्केलेटन से, तो उसको बोलते हैं लीफोर्ड टाइप 1, जो कि नेजल अपर्चर से होता हुआ मैक्सिलरी साइनस को क्रॉस करता है। लीफोर्ड टाइप 2 ये पिरामिडल शेप फ्रैक्चर होते हैं, ये इंफ्रा ऑर्बिटल रिज को क्रॉस करते हुए ब्रिज ऑफ नोज पे आते हैं, एथमोइड बोन पे आते हैं, और ये CS ऑफ राइन और ये करवाते हैं। जो लीफोर्ड टाइप 3 है, ये होता है क्रेनियोफेशियल डिसोसिएशन, ये फेशियल स्केलेटन को बेस ऑफ स्कल से सेपरेट कर देता होता है। क्लियर। तो ये हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या होती है? अगर आपके मैक्सिलरी फ्रैक्चर है तो आपने इंटर डेंटल वायरिंग करनी होती है, इंटर मैक्सिलरी वायरिंग करनी होती है, और ORIF करना है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन बाय मिनी प्लेट्स। तो ये सारे MCQs पॉइंट हमने इसकी डिस्कस कर लिया है। अगर जाइगोमैटिक फ्रैक्चर है तो वंस अगेन इसमें भी आपने ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करनी होती है। अगर मैक्सिला के फ्रैक्चर थे तो इंटर डेंटल वायरिंग, इंटर मैक्सिलरी वायरिंग या ORIF आ जाएगी। और अगर मैंडिबल का फ्रैक्चर है, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कॉन्डाइल पे होता है, नेक ऑफ कॉन्डाइल पे होता है, उसके बाद एंगल पे और फिर केनाइन पे होता है। उसकी मैनेजमेंट क्या होती है? क्लोज्ड और ओपन टेक्निक होती है। क्लोज टेक्निक में क्या करते हैं? ओके, ओपन रिडक्शन करते हैं और इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन करते हैं, IMF करते हैं। IMF से कर्जा लेना हमने, IMF करते होते हैं। और अगर ओपन है तो ओपन में आप मैंडिबुलर प्लेट अप्लाई करते हैं, ओपन रिडक्शन एंड फिक्सेशन बाय मैंडिबुलर प्लेट। ठीक हो गया। जबकि मैक्सिलरी फ्रैक्चर में हम मिनी प्लेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 टेक्निक आपको बता दिया। क्लोज रिडक्शन में हमने क्या किया? रिड्यूस किया, क्लोज रिडक्शन किया, और फिक्सेशन किया इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन से, जबकि ओपन में ओपन रिडक्शन किया और फिक्सेशन किया मैंडिबुलर प्लेट से। तो ये ऑलमोस्ट हमने फेशियल इंजरीज के बारे में सारे MCQs पॉइंट हो गया। बाकी पता है कि फेशियल ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा जो बोन फ्रैक्चर होती है वो नेजल बोन होती है। नेजल बोन के बाद जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर आपको देखने को मिलता है। और अगर नेजल बोन का फ्रैक्चर है तो आपने विद इन अ वीक आपने रिपेयर करना होता है। ठीक हो गया। ओके। और अगर फेशियल नर्व की इंजरी है तो आपने ऑपरेटिव रिपेयर करना होता है। अगर पैरोटिड डक्ट की इंजरी है तो आपने इसमें क्या करना होता है? ओके, पैरोटिड डक्ट की इंजरी में आपने पैरोटिड डक्ट के अंदर स्टेंट डालना होता है, और जो डक्ट के 2 पोर्शन है उसकी एनास्टोमोसिस करना है, और जो स्टेंट है उसको आपने 7 दिन तक रखना होता है, कुछ दिन तक, ताकि पोस्ट एनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70-year-old मैन जो कि डेंचर वेयर कर रहा था, तो डेंटिस्ट ने कहा कि उसकी ओरल म्यूकोजा पर वाइट पैच हो गया है। ओके। तो
प्रॉपर मैनेजमेंट क्या होगी। अब यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है ओके, ascertaining that denture fit properly, आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस इज एक्सीजनल बायोप्सी। क्यों? क्योंकि एज 50 साल से ऊपर है और वाइट पैच बन गया ओरल कैविटी में। दिस वाइट पैच इज कॉल्ड ल्यूकोप्लेकिया। हाँ, इसमें मेलिग्नेंसी होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन आई थिंक फिर भी आपने एक्सीजनल बायोप्सी आपने लेनी होती है। ठीक हो गया ओके। और अगर इरिथ्रोप्लेकिया होता तो आपने इसकी एक्सीजन करनी थी सर्जरी से या CO2 लेजर से, क्योंकि उसका मेलिग्नेंट पोटेंशियल ज़्यादा होता है। क्लियर? अच्छा, तो ये वाइट पैच होता है, वाइट प्लैक होता है ओरल कैविटी में, जिसका कोई ऑब्वियस कॉज नहीं होता और उसको आप क्लिनिकली या पैथोलॉजिकली ओके कैरेक्टराइज भी नहीं कर सकते और इसको आप स्क्रैप ऑफ भी नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। ओके, ठीक हो गया। और जो इसकी एक टाइप होती है स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया। ओके, स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया वो इसका एक वेरिएंट होता है जिसका एरिथेमेटस बेस होता है और वो मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। ओके, तो अब ये जो ल्यूकोप्लेकिया होता है, ल्यूकोप्लेकिया ये प्री मैलिग्नेंट लीजन होती है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी के कैंसर में। और इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो ओरल कैविटी के कैंसर वाले हैं, लाइक अल्कोहल, टोबैको, ओके, पान च्यूइंग, अरिका नट्स, पान मसाला, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन है, इल फिटिंग डेंचर्स है। इल फिटिंग डेंचर्स, उसने तो कहा डेंचर्स फिट प्रॉपर्ली, जबकि इल फिटिंग डेंचर्स की वजह से ल्यूकोप्लेकिया होता है। ठीक हो गया। तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं ओरल कैविटी के कैंसर के लिए, जबकि ओरल कैविटी कैंसर में जो प्री मैलिग्नेंट लीजन होती है वो हाई रिस्क होती है, मीडियम रिस्क होती है और लो रिस्क होती है। जो हाई रिस्क होती है वो इरिथ्रोप्लेकिया होता है और क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस होता है। जो मीडियम था उसमें OSF, ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस और सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस आ जाएगा। और जो लो रिस्क है उसमें ओरल लाइकन प्लेनस है और डिस्क्वाइड ल्यूपस इरिथोमेटोसिस, DLE बोलते होते हैं। उसके अलावा डिस्क्वाइड केराटोसिस भी होता है। ओके, अब क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट इनकी सर्जरी का टाइमिंग पूछ रहे हैं। ओके, सही हो गया। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी की जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग को बोलते हैं डिलियर सीक्वेंस, डिलियर टाइमिंग या डिलियर टेक्निक होती है। अब इसमें ये क्या कहता है, अगर किसी पेशेंट को सिर्फ क्लेफ्ट लिप है, पहली बात रट्टा मार लेना, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी 6 महीनों तक होती है और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी 18 महीनों तक होती है। ठीक हो गया। 6 महीने और 18 महीने, ये तो आपने रट्टा मार लिया। इसके बाद ये है कि अगर कहने का मतलब है अगर किसी को यूनिलैटरल सेम साइड पे क्लेफ्ट लिप भी है और क्लेफ्ट पैलेट भी है तो आपने 2 ऑपरेशन करने हैं। सबसे पहले आप क्लेफ्ट लिप को ठीक करोगे, ठीक हो गया, क्लेफ्ट लिप को ठीक करोगे और सॉफ्ट पैलेट को ठीक करोगे 5 से लेकर 6 महीनों पर, और फिर 18वें महीनों पर आप हार्ड पैलेट और गम पैड को ठीक करोगे। ठीक हो गया। और अगर बायलैटरल है, दोनों साइडों पे है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, 1 सेकेंड, इसमें भी आप 2 ऑपरेशन करोगे। 2 ऑपरेशन क्या होगे, पहले क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को आप 5 से लेकर 6 महीनों पर ठीक करोगे और हार्ड पैलेट और गम्स को 15 से लेकर 18 महीनों पर ठीक करोगे। ओके, इन शॉर्ट के क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप का रिपेयर होता है आपका 6 महीनों पर और जो आपका सॉफ्ट पैलेट है वो भी 6 महीनों पे होता है और जो हार्ड पैलेट होता है उसको आपने करना होता है 15 से लेकर 18 महीनों पर। तो इस टाइमिंग को आपने रट्टा मार लेना है। और जो क्लेफ्ट लिप के लिए जो सर्जरी होती है उसका नाम है मिलार्ड टेक्निक। ओके, टेक्निक का नाम क्या है, मिलार्ड टेक्निक। और जबकि मिलार्ड टेक्निक है और टेनिसन रेंडल टेक्निक है। और पैलेट के लिए क्या करते हैं, हम पैलेटोप्लास्टी करते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट में, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है, डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपने सेकेंडरी सर्जरी करनी है। सेकेंडरी सर्जरी में क्लेफ्ट लिप रिवीजन करनी है आपने, एल्व्यूलर बोन ग्राफ्ट आपने इस्तेमाल करनी होती है ताकि क्लेफ्ट को कवर करे। आपने ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी करनी होती है, यानी जा ग्नेथिक उसको बोलते हैं, जा को बोलते हैं ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी करनी होती है, राइनोप्लास्टी करनी होती है और कॉस्मेटिक सर्जरी करनी होती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 स्टेज ऑपरेशन करना है। पहला ऑपरेशन 5 लेकर 6 महीनों पर जिसमें क्लेफ्ट लिप और सॉफ्ट पैलेट को ठीक करते हैं और 18वें महीने पर हार्ड पैलेट को ठीक करते होते हैं। क्लियर? तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट साइड फॉर मैंडिबुलर फ्रैक्चर। तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, जो मैंडिबल फ्रैक्चर होता है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता होता है कॉन्डाइलर नेक पर। कॉन्डाइलर नेक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एंगल ऑफ मैंडिबल और इसके बाद आता है जो किनाइन टीथ है वो वाला रीजन होता है, उसको इन्वॉल्व करता होता है। क्लियर? तो और इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, अब इसकी मैनेजमेंट है पहले आपने ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। वंस अगेन मैक्सिलोफेशियल इंजरी में आप ट्रैकियोस्टमी या क्रिकोथैराटोटमी करते हैं, ETT नहीं डालते होते। क्लियर? और सिंपल अब हम आ जाते हैं क्लोज टेक्निक है या ओपन टेक्निक होती है। जो क्लोज टेक्निक है उसमें क्लोज रिडक्शन करोगे और फिक्सेशन करोगे IMF से, इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन से। लेकिन अगर ओपन टेक्निक है तो ओपन रिडक्शन करोगे। ओके, और इसके बाद आप फिक्सेशन करोगे मैंडिबुलर प्लेट से। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सारे MCQ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया मैंडिबुलर फ्रैक्चर से।
Next MCQ is, what is the first line treatment in patient of papillary thyroid cancer without any lymphadenopathy? papillary cancer का अगर ट्रीटमेंट करना है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा? ओके तो जो फर्स्ट लाइन होता है वो आपने सर्जरी करनी होती है. सर्जरी इज टोटल थायरॉइडेक्टमी. ओके यानी अगर डिफरेंशिएटेड थायरॉइड कैंसर है, लाइक पैपिलरी है या फोलिकुलर है, ओके तो इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने टोटल थायरॉइडेक्टमी करनी होती है. ओके और फिर आपने रेडियो एब्लेशन करना होता है. ठीक है, टोटल थायरॉइडेक्टमी प्लस रेडियो एब्लेशन करना होता है. फिर आपने फॉलो अप करना होता है, फॉलो अप थायरोग्लोबुलिन लेवल से और होल बॉडी थायरॉइड स्कैन से. अगर कोई रिकरेंस या मेटास्टेसिस हो जाता है तो आपने उसको ठीक करना है रेडियो एक्टिव आयोडीन से, और पूरी जिंदगी के लिए लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन दे देनी है. ओके ये आपने डोज देनी है 200 माइक्रोग्राम, ताकि ये सप्रेस भी हो जाए और रिप्लेस भी हो जाए. ठीक हो गया. और हर 6 महीनों के बाद आपने थायरोग्लोबुलिन लेवल कराना होता है और होल बॉडी थायराइड स्कैन कराना होता है. तो ये ट्रीटमेंट होता है. क्लियर. वैसे ट्रीटमेंट को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ट्यूमर 1 सेंटीमीटर से कम का है तो लोबेक्टमी करते हैं, और अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है, बायलैटरल ट्यूमर है, नेक रेडिएशन की हिस्ट्री है, पॉजिटिव मार्जिन्स है, तो आपने टोटल थायरॉइडेक्टमी करनी होती है. और टोटल थायरॉइडेक्टमी के साथ क्या करते होते हैं आप? ओके मॉडिफाइड राडिकल नेक डाइसेक्शन करते होते हैं. क्या करते हैं? मॉडिफाइड राडिकल नेक डाइसेक्शन करते होते हैं. क्लियर. ठीक हो गया. ओके और मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन करते होते हैं. ओके अगर ये मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन कब करेंगे? जब क्लिनिकली पॉजिटिव सर्वाइकल लिम्फ नोड होगे या एक्स्ट्रा थायराइड टिश्यू होगा, एक्स्ट्रा थायराइड डिजीज होगा. ओके सही हो गया. अगर एक्स्ट्रा थायराइड डिजीज नहीं है तो हम ये नहीं करते होते. क्लियर. ठीक हो गया. तो इसमें सिंपल क्या होगा, टोटल थायरॉइडेक्टमी प्लस रेडियो एब्लेशन आ जाएगी. ओके ठीक है. और नेक डाइसेक्शन जब करेंगे जब कोई लिम्फ नोड आपको पॉजिटिव मिलेगा. ओके बाकी रेडियो एक्टिव आयोडीन ये 4 से लेकर 6 हफ्तों के बाद देते हैं, ताकि कोई रेजिडुअल डिजीज है या कोई रिकरेंस डिजीज है वो तो नहीं आ गया, उसको ठीक करने के लिए देते होते हैं. ओके और पूरी जिंदगी के लिए उसको लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन दे देंगे, 200 माइक्रोग्राम हो जाती है. और मॉनिटरिंग में हम सीरम थायरोग्लोबुलिन और होल बॉडी थायराइड स्कैन कराते होते हैं. ठीक है. तो ये पैपिलरी और फॉलिकुलर का ट्रीटमेंट था. अगर मेडुलरी कैंसर आ जाए तो इसमें आपने टोटल थायरॉइडेक्टमी करनी होती है. ओके इसके अलावा आपने नेक डाइसेक्शन करनी होती है. ओके सर्वाइकल लिम्फ नोड की डाइसेक्शन आपने करनी होती है. इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन का कोई रोल नहीं होता. ठीक है. ओके और इसमें जो फॉलो अप होता है मेडुलरी कैंसर में वो कैल्सिटोनिन से होता है और कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन से होता है. अगर रिकरेंस हो गया तो आप रेडियो एक्टिव आयोडीन से ठीक नहीं करोगे, बल्कि आप सर्जरी से ठीक करोगे. ओके और अगर किसी पेशेंट को, कहने का मतलब है MEN 2A और MEN 2B सिंड्रोम है, ठीक है, तो MEN 2A में आपने 6 साल पे और MEN 2B में आपने 1 साल पर प्रोफाइलैक्टिक थायरॉइडेक्टमी कर देनी है. ओके क्लियर. अगर एनाप्लास्टिक कैंसर है तो आपने इस्थीमस को काट देना है, इस्थीमसेक्टमी करनी है और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी करनी है. अगर लिम्फोमा है स्टेज 1 और 2 का है तो रेडियोथेरापी, 3 और 4 का है तो आपने कीमोथेरापी करनी होती है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेविस डिजीज. ग्रेविस डिजीज में ट्रायड होता है डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर का, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, यानी डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर होगा, ऑप्थेल्मोपैथी होगा और डर्मोपैथी आपको देखने को मिलेगा. क्लियर. और इसमें एक IgG एंटीबॉडीज होती है जिनको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडी, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज होती है. ये थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन कर देती है, तो आपको थायरोटॉक्सिकोसिस देखने को मिलेगा. ठीक है. आपको ऑप्थेल्मोपैथी, डर्मोपैथी देखने को मिलेगा और आपको डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गॉइटर देखने को मिलता होता है. नहीं, डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर होता है, डिफ्यूज नॉन टेंडर टॉक्सिक गॉइटर विद थायराइड ब्रूई है. इसके अलावा आपको इसमें क्या देखने को मिल सकता है, इसमें आपको ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस होता है ना, ओके, ये थायरोटॉक्सिस होता है, प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस होता है. ठीक हो गया. ओके प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब है कि गोइटर और सिम्पटम्स, ओके, गोइटर के यानी गोइटर क्या होता है, एनाटॉमिकल चेंज होता है, और थायरोटॉक्सिकोसिस फंक्शनल चेंज होता है. अगर ये दोनों एट अ टाइम आते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस होता है. जबकि जो सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस होता है वो टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर में देखने को मिलता होता है. ठीक हो गया. ओके और जब भी कोई प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस होता है जो कि ग्रेविस में होता है, उसमें आपको आइज के साइन मिलते हैं. और जो सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस होता है जो टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर में होता है, उसमें कार्डिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. ठीक हो गया. कार्डिक प्रॉब्लम सेकेंडरी में और आइज के सिम्पटम होते हैं प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर. तो आपने ये बात याद रख लेनी है. इसके बाद जो आइज के साइंस होते हैं, क्या क्या आपको ग्रेविस ऑप्थेल्मोपैथी में साइंस देखने को मिलते होते हैं. ठीक है. जो आइज के साइंस होते हैं, ओके, ये आपको प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में देखने को मिलते हैं. क्यों हो गए? ओके क्योंकि जो आपका इनवॉलंटरी मसल है लिवेटर, ओके, इनवॉलंटरी जो मसल पार्ट होता है लिवेटर पाल्पेब्ररी सुपीरियरिस का, उसकी एक्टिवेशन की वजह से लिड लैग और लिड रिट्रैक्शन देखने को मिल सकता है. ओके एक्सोप्थाल्मोस आपको देखने को मिल सकता है, ऑप्थेल्मोप्लीजिया देखने को मिलेगा. तो कौन कौन से साइंस होते हैं? ओके लिड लैग और लिड रिट्रैक्शन, ये आपको ऑलमोस्ट
हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो ग्रेविस में जो एक्सोफ्थाल्मोस है वो सिर्फ ग्रेविस में देखने को मिलता है, यानी जो लिड रिट्रैक्शन, लिड लैग, ये आपको सब में देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक्सोफ्थाल्मोस है ये सिर्फ आपको ग्रेविस में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से होता है, और ये सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होती है। अब वो कौन कौन से साइंस होते हैं? लिड लैग है जिसको बोलते हैं डेल, लिड लैग को बोलते हैं वॉन ग्राफी साइन, लिड रिट्रैक्शन जिसको बोलते हैं डेल रिम्पल साइन है, स्टेलवेक साइन जिसको बोलते हैं इनफ्रीक्वेंट या इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग है, एक्सोफ्थाल्मोस है, ओके, जिसको हम प्रोप्टोसिस वगैरह भी कह सकते होते हैं, ठीक है, ओके। अब एक्सोफ्थाल्मोस को चेक करने के लिए हम दो तरह के साइंस करते हैं, ओके, बल्कि दो नहीं बल्कि तीन तरह के साइंस लिखे हुए हैं। एक है नेफ जिगर साइन, एक जॉफरी साइन होता है, ठीक है। नेफ जिगर साइन ये होता है कि अगर आप पेशेंट के पीछे खड़े हो जाओ तो आप पेशेंट के आई बाल को देख सकते हैं। और जॉफरी साइन क्या होता है? ओके, जॉफरी साइन ये होता है कि पेशेंट ना रूफ को देख सकता है विदाउट एनी रिंकलिंग ऑफ फोरहेड, तो उसको जॉफरी साइन बोलते हैं, यानी एब्सेंस ऑफ रिंकलिंग इज कॉल्ड जॉफरी साइन। और इसके अलावा मोबियस साइन होता है जिसमें क्या होगी, जिसमें कन्वर्जेंस पावर खत्म हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस है, ठीक हो गया, ओके। और इसके अलावा ऑप्थेल्मोप्लीजिया भी आपको देखने को मिलेगा। ऑप्थेल्मोप्लीजिया क्यों होता है? ओके, लैटरल रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक इन मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, रिट्रो ऑर्बिटल सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। जब इन मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी तो आप ऊपर नहीं देख सकते। क्यों नहीं ऊपर देख सकते? इंफीरियर ओब्लिक पैरालाइज हो चुका है। लैटरली नहीं देख सकते क्योंकि लैटरल रेक्टस पैरालाइज हो चुका है, ठीक है। तो क्या क्या आइज के साइंस थे? लिड रिट्रैक्शन था जिसको डेल रिम्पल साइन बोलते हैं, लिड लैग था जिसको वॉन ग्राफी साइन बोलते हैं, स्टिलवैक साइन था जिसको इनफ्रीक्वेंट या इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग बोलते हैं, एक्सोफ्थाल्मोस था, ओके, जिसको चेक करने के लिए नेफ जिगर साइन, ओके, और आप करते हैं जॉफरी साइन था, मोबियस साइन था, और ऑप्थेल्मोप्लीजिया लैटरल रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। इसके अलावा ग्रेविस में आपको प्रीटिबियल मिक्सोडिमा भी देखने को मिलता है, थायराइड ब्रूई भी आपको देखने को मिल सकती होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज वास्कुलैरिटी ऑफ ग्लैंड। इसके अलावा कार्डिक साइंस भी होते हैं। ये कार्डिक साइंस वैसे सेकेंडरी में ज़्यादा कॉमन होती है, लाइक साइनस टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल टैकीकार्डिया, और मायोपैथी देखने को मिलेगी। डायग्नोस बनाने के लिए T3 T4 कराओगे ज़्यादा होगा, TSH कम होगा, थायराइड स्कैन करा लोगे आप ताकि लोकेट कर सको। ट्रीटमेंट के अंदर आपने इसको 3 में डिवाइड करना है, ओके। मेडिकल, सर्जिकल और रेडियोलॉजिकल। मेडिकल में आप एंटी थायराइड ड्रग इस्तेमाल करते होते हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स में आपकी कौन कौन सी आती है? प्रोपाइल थायोविरासिल है, कार्बिमजोल है, इसके अलावा लिगोल सोल्यूशन दे सकते हैं, और आप क्या दे सकते हैं? ओके, आप पोटेशियम आयोडाइड दे सकते हैं, ओके, और प्रोपेनोलोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेथिमाजोल होती है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में, जबकि प्रोपाइल थायोविरासिल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ होती है। ड्यूरेशन कितना दोगे? अगर सीवियर डिजीज है 2 साल, और अगर माइल्ड डिजीज है तो आपने 6 महीनों तक देना होता है, ठीक है। अब इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ये है कि रैपिड कंट्रोल हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आते, ओके, और कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं आता, साइड इफेक्ट तो आएगी, और कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? ओके, आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1 हाइपर सेंसिटिव रैश देखने को मिल सकता है, मोस्ट कॉमन यह होता है। इसके अलावा आपको ए ग्रैनुलोसाइटोसिस और ए प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा जो मोस्ट सीवियर होगा। और अगर आप मेथिमाजोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों में क्या हो जाएगा? जो क्रिटिनिज्म हो जाएगा, ठीक हो गया, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। सर्जरी के अंदर आ जाते हैं। सर्जरी के अंदर क्या करना होता है? सर्जरी में आप क्या करते हैं? ओके, अगर कोई लार्ज गोइटर है या मल्टी नोडुलर गोइटर है तो इसमें आप क्या करते होते हैं? आप सर्जरी करते होते हैं। सर्जरी इज द सब टोटल थायरॉयडेक्टमी। सब टोटल थायरॉयडेक्टमी में वो कहती है कि आप 8 ग्राम का थायरॉयड टिश्यू बचा लेते हैं ऑन ईच साइड, ओके, ठीक है। जबकि नियर टोटल थायरॉयडेक्टमी जिसको बुक कहती है हार्टली डनहिल प्रोसीजर है, उसमें 8 ग्राम टिश्यू सिर्फ एक साइड पर बचाते हैं, और टोटल में आप दोनों लोब्स और इस्थीमस को निकाल देते होते हैं। क्लियर? सही हो गया। बस वो ये कह रही है कि अगर आप सब टोटल थायरॉयडेक्टमी करोगे ना, ठीक है, तो आपको 200 माइक्रोग्राम देना पड़ेगा ताकि थायरॉक्सिन की रिप्लेसमेंट डोज और सप्रेसेंट डोज के तौर पर इस्तेमाल करे। और अगर टोटल थायरॉयडेक्टमी है तो आपने 150 माइक्रोग्राम देना होता है, ओके। और अगर पेशेंट को लाइक हम कह सकते हैं कि बार बार रिकरेंस हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते होते हैं, सिंगल डोज की फॉर्म में देते होते हैं। लेकिन कभी भी आपने रट्टा मार लेना कि ये किस केस में देंगे? जब कोई आइस के साइंस नहीं है, स्मॉल टू मॉडरेट गोइटर है, ठीक है, ओके, और प्रेगनेंसी नहीं है। प्रेगनेंसी में ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। ग्रेविस ऑप्थेल्मोपैथी इसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, ओके। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में। जबकि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? यंग इंडिविजुअल में रेडिएशन नहीं देनी होती, ओके। ग्रेविस ऑप्थेल्मोपैथी में, मल्टी नोडुलर गोइटर में इसमें भी नहीं देनी होती, ठीक है, बच्चों में भी नहीं देनी होती, ओके, या जिसकी कॉन्सेंट नहीं है उसमें भी नहीं देनी होती, ओके। इन शॉर्ट, अगर ग्रेविस डिजीज 45 साल से ऊपर का है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन दोगे, अगर 45 साल से नीचे का है
और लार्ज गोइटर है तो आपने सर्जरी करनी है, 45 साल से नीचे का है और स्मॉल गोइटर है तो आपने एंटी थायराइड ड्रग्स आपने देनी होती है। ठीक हो गया, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अगर टॉक्सिक नोडुलर गोइटर है सर्जरी करनी है, टॉक्सिक नोड्यूल अगर 45 साल से नीचे का है सर्जरी करनी है, टॉक्सिक नोड्यूल 45 साल से ऊपर का है रेडियो एक्टिव सर्जरी करनी होती है। ओके, ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन से आपने करनी होती है। ठीक है, ओके, और अगर प्रोप्टोसिस हुआ है रिसेंट ऑनसेट का है तो आपने क्या देना होता है, आपने एंटी थायराइड ड्रग देना होता है 6 महीनों तक। ओके, अगर रिकरेंट थायरोटॉक्सिकोसिस है आफ्टर सर्जरी तो रेडियो एक्टिव आयोडीन देनी होती है। अगर रिकरेंट थायरोटॉक्सिकोसिस है आफ्टर सर्जरी लेकिन बच्चे चाहिए तो आपने एंटी थायराइड ड्रग्स देनी होती है। थायरोकार्डिक पेशेंट है यानी कार्डिक डैमेज हो गया है तो आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन सर्जरी देनी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यही होता है। ठीक हो गया, ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे एमसीक्यूज पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है इसके से रिलेटेड। ठीक हो गया, अगर किसी को ग्रेविस ऑफ्थेल्मोपैथी हो गया तो आपने क्या करना होता है, ओके, आपने लैटरल टार्सोरेफी करनी होती है। ओके, इसके अलावा आपने हाइपोथायराइडिज्म जो कहते हैं अगर आपने सॉरी प्रोपाइल थायराइड इस्तेमाल करेंगे, एंटी थायराइड ड्रग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके, इसके अलावा आपने प्रेडिनिसोलोन भी दे सकते हैं। ओके, बाकी इंट्राऑर्बिटल इंजेक्शन ही देना होता और ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन करनी होती है और रेडियो एक्टिव आयोडीन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ग्रेविस डिजीज के सारे एमसीक्यूज पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसके अपर नेक में टेंडर लंप है। ओके, अपर नेक में टेंडर लंप है, एग्जामिनेशन पे जो लंप है वो इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में है। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड से जो आगे होता है वो इंटीरियर ट्रायंगल होता है, से पीछे होता है वो पोस्टीरियर ट्रायंगल होता है। और वो टेंडर है, टेंडर डेट मीन्स कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, फ्लक्चुएंट मतलब एब्सेस बना चुकी है इन्फेक्शन की वजह से और उसमें पस लाइक फ्लूइड है एस्पिरेशन के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज योर डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस ब्रिंकियल सिस्ट होती है। ओके, तो कैसे पता लगेगा ब्रिंकियल सिस्ट है, ये अपर नेक में होती है। नंबर 2 पॉइंट, ये इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड पे होती है। तीसरा पॉइंट, ये अपर और मिडल 1/3 की जंक्शन पे पड़ी होती है। ओके, ये स्वेलिंग फ्लक्चुएंट होती है और ये ट्रांस इल्यूमिनेंट स्वेलिंग होती है। ठीक हो गया, अभी जो ब्रिंकियल सिस्ट होती है इस सेकंड ब्रिंकियल क्लेफ्ट से बनती है, स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होती है और इसमें टर्बिड फ्लूइड होता है। उस टर्बिड फ्लूइड में कोलेस्ट्रॉल होता है एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अल्ट्रासाउंड एंड द ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जिकल एक्ससीजन होता है। क्लियर, जब वो इन्फ्लेम हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है तो इस केस में आपने इसको करना होता है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रैकियोस्टमी। ओके, तो ट्रैकियोस्टमी वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्रैकियोस्टमी के बारे में क्या बात ठीक है। ओके, बेस्ट ऑप्शन इज इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड टू वीन फ्रॉम प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ ओके मैकेनिकल वेंटिलेशन। ओके, अच्छा, वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो कर्व ट्रैकियोस्टमी ट्यूब्स होती है वो अपने बच्चों के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि ये ट्रैकिया की डैमेज करा देगी और वहाँ पे ट्रैकिया की स्टीनोसिस हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ ट्रैकियोस्टमी। अब जब ट्रैकियोस्टमी को रिमूव करना है तो आपको क्या चाहिए, FeO2 लेस देन 50% चाहिए। ओके, तब आपने रिमूव करना होता है। ओके, ठीक हो गया, अदरवाइज यहाँ पे 24% लिखा हुआ है तब नहीं रिमूव करते। डी ऑप्शन है, अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। ओके, ओके, लेकिन कहते हैं कि ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए कफ को इन्फ्लेट कर सकते हैं लेकिन ये इतना ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो आपने दूसरे हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म को फॉलो करना होता है। ठीक है, और ओपन प्रोसीजर इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ थायराइड इस्थीमस एंड ट्रांसवर्स इंसिजन। नो, ट्रांसवर्स इंसिजन सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग पे देते हैं। ओके, 3 और 5 पे नहीं देते, सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग पे देते हैं ट्रैकियोस्टमी का इंसिजन। ओके, तो ये ट्रैकियोस्टमी के वजह से कुछ MCQ पॉइंट थे हमारे। ओके, सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग पे करते हैं। क्या इंडिकेशन होती है ट्रैकियोस्टमी की, रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन ट्रॉमा की वजह से, रिटेन्ड सिक्रेशन है या रिस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी है। ठीक है, रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, फॉरेन बॉडी है। रिटेन्ड सिक्रेशन में अगर कोई बंदा कफ नहीं कर सकता, पेनफुल कफ है, रिस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी में COPD आ जाएगा। कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन में इमीडिएट है, इंटरमीडिएट है और लेट कॉम्प्लिकेशन है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में पेन आ जाएगा आपका। ओके, इसके अलावा नीमोथोरैक्स आ जाएगा। ओके, एपनी आ जाएगा, इंजरी टू द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ओके, ये आ जाएगा। इमीडिएट इंटरमीडिएट में आपका रिएक्शनरी हैमरेज होता है, सेकेंडरी हैमरेज भी हो सकता है, ट्यूब ब्लॉकेड हो गया, एटिलैक्टेसिस हो गया, वुंड का इन्फेक्शन है, लेट में कोई फिस्टुला हो गया, स्टेनोसिस हो गया या कोई ट्रैकियोस्टमी का सकार बन गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44-year-old लेडी विद हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया, वो भी टाइप 2A का है और उसका लैंप डेवलप हो गया थायराइड ग्लैंड के अंदर। ओके, ठीक हो गया, और इसको डायरिया भी हो गया एंड शी अंडरगो टोटल थायराइडेक्टमी विद इप्सिलैटरल मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन है। ओके, विच थायराइड कैंसर इज इन्वॉल्व्ड, तो किसके लिए किया था जिसमें डायरिया भी था, दिस इज द मेडुलरी कैंसर जो 2A और 2B में आपको देखने को मिल सकता होता है। अब हम देख लेते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया होता क्या है।
अब मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया मैन 1 होता है, मैन 2 होता है। ओके, ठीक हो गया। दो मैन आपने रट्टा मारनी है, मैन 1 मैन 2। मैन 2 में भी दो होते हैं, मैन 2A मैन 2B। जो मैन 1 होता है उसको बोलते हैं वर्मर सिंड्रोम और इसमें 3P होते हैं। ओके, और 3P कौन कौन से थे? पिट्यूटरी ट्यूमर, प्राइमरी या मतलब पैराथायरॉयड ट्यूमर और पेनक्रियाटिक ट्यूमर आ जाएंगे। ओके, पिट्यूटरी में जो मोस्ट कॉमन होता है वो प्रोलैक्टिनोमा होता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो मोस्ट कॉमन होता है, ओके, वो किस वजह से होता है? आपको पैराथायरॉयड एडिनोमा, वैसे बुक वैसे हाइपरप्लेजिया कहती है। ओके, चलो हाइपरप्लेजिया क्या लेते हैं। ओके, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हाइपरप्लेजिया की वजह से है। और पेनक्रियाटिक में कौन सी ट्यूमर आपको देखने को मिलती है? पेनक्रियाटिक में आपको गैस्ट्रिनोमा देखने को मिलता होता है मोस्ट कॉमन। ओके, और किस जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है? मैनिन 1 जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। क्लियर। इसके बाद मैन 2 सिंड्रोम है, मैन 2 RET जीन म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है। 2A और 2B होता है। 2A को बोलते हैं सिपल सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? इसमें वही प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो ऊपर वाला था, ठीक हो गया, 2A में, यानी पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया होगा। ओके, इसके अलावा ओके आपका क्या होगा? ओके, मेडुलरी थायराइड कैंसर होगा और फियोक्रोमोसाइटोमा होगा। ओके, ठीक हो गया। तो ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है। तो मेडुलरी थायराइड का कैंसर है, ओके, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया और मेडुलरी थायराइड कैंसर, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये तीन चीज़ें मैन 2A में देखने को मिलती है। मैन 2B में क्या होगा? मैन 2B में आपने पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया को आपने निकाल देना है, बल्कि उसकी जगह क्या ऐड करना है? उसकी जगह आपने ऐड कर देना है फेशियल या ओरोम्यूकोजल न्यूरोमास। ठीक हो गया, क्लियर, समझ आ गया। मैन 1 में 3P थे, पेनक्रियाटिक, पिट्यूटरी और पैराथायरॉयड वाले थे, ठीक है। और जो मैन 2A था उसमें आपका हम कह सकते हैं कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म था, साथ में मेडुलरी थायराइड कैंसर था और फियोक्रोमोसाइटोमा था। और मैन 2B में आपने हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बजाय आपने फेशियल या ओरोम्यूकोजल न्यूरोमास ऐड कर दिया, साथ आपने मार्फोनाइट हैबिटस म्यूकोजल न्यूरोमास और गैंग्लियो न्यूरोमास आपने ऐड कर लिया। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभार इसकी मैनेजमेंट भी पूछी जा सकती होती है। ओके, सही है। अगर किसी की पॉजिटिव RET जीन म्यूटेशन है, ओके, सही है, और आपने क्या करनी है? प्रोफाइलेक्टिक थायरॉयडेक्टमी करनी होती है। ठीक हो गया। ओके, प्रोफाइलेक्टिक थायरॉयडेक्टमी आपने कर देनी है। ओके, और इसमें जो कैंसर होता है वो कौन सा कैंसर होता है? मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है। और मेडुलरी थायराइड कैंसर कैसे प्रेजेंट करता होता है? क्लियर। तो मेडुलरी थायराइड कैंसर में आपको कैल्सिटोनिन जो हमारे C सेल्स होते हैं उसका कैंसर होता है, ठीक है। और ये लिम्फेटिक सेपरेट आपको देखने को मिलता होता है। ओके, हेमाटोजेनस सेपरेट भी होता है, T से डिपेंडेंट नहीं होते। सीरम कैल्सिटोनिन इसका ट्यूमर मार्कर होता है। इसके अलावा कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन हम इसकी स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग हम RET जीन से करते हैं, कैल्सिटोनिन से करते हैं फॉलोअप के लिए, और कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन करते होते हैं। और आपने इसमें प्रोफाइलेक्टिक टोटल थायरॉयडेक्टमी कर देनी है, साथ में आपने लिम्फ नोड डाइसेक्शन भी कर देनी है, सेंट्रल या बायलैटरल सर्वाइकल लिम्फेडेक्टमी। ओके, अगर मैन 2A है तो 6 साल, ओके, वैसे मैन 2B है तो 2 साल, ये रट्टा मार लेना। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टार्ट करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसके बारे में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? कंटेन चीफ सेल्स जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करते होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, 4 होते हैं। ओके, इनका वेट 30 to 50 मिलीग्राम होता है। और ये कहाँ पड़े होते हैं? ओके, एट द लेवल ऑफ क्रिक्वाइड कार्टिलेज। जो सुपीरियर वाले होते हैं वो क्रिक्वाइड कार्टिलेज के लेवल पे होते हैं, और जो इन्फीरियर वाले होते हैं वो लोअर पोल पे देखने को मिलते हैं। ओके, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसकी ब्लड सप्लाई इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी से आती होती है। क्लियर। और जो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो 4th फ्रेंजियल पाउच से बनता है। जो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है ये 3rd फ्रेंजियल पाउच से बनता है, और 3rd फ्रेंजियल पाउच से आपका थाइमस भी बनता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो इनकी लोकेशन बता दिया है। जो सुपीरियर वाले होते हैं इनकी कॉन्सिस्टेंट पोजीशन होती है, ठीक है, और कहने का मतलब है कि क्वाड कार्टिलेज के लेवल पे होती है। जो इंफीरियर वाले होते हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल पोजीशन होती है, ठीक है। और ये एक्टोपिक भी हो सकते हैं। एक्टोपिक में ये मोस्ट कॉमन ये टेल ऑफ थाइमस में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये इंट्राथायरॉइड है, मीडियस्टिनल है, या ट्रैकोएसोफेगल ग्रूव में भी हो सकते हैं। ब्लड सप्लाई इज इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, और इसमें जो चीफ सेल्स होते हैं वो पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीफिल सेल्स भी होते हैं, और स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू और फैट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस अगेन पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा। तो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा पैरोटिड ग्लैंड वाले एरिया पे देखने को मिलता है, यानी ये एंगल ऑफ चा पे देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली ये पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है। जो पैरोटिड ग्लैंड का जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं म्यूको एपिडेर्मोइड कार्सिनोमा। जो माइनर ग्लैंड्स का ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। क्लियर, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें आ जाएगी। ओके, तो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर होता है, तो आपको दूसरे बिनाइन ट्यूमर के डिफरेंशियल्स आने चाहिए। तो इसको जो आपने सेपरेट करना होता है वार्थिन ट्यूमर है। इसके अलावा बेसल सेल एडिनोमा और ऑन्कोसाइटोमा होता है। एग्जाम में पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा और वार्थिन ट्यूमर इसका डिफरेंस पूछा जाता है। एक बात याद रख लेना, सारे जो पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर्स होते हैं फीमेल्स में कॉमन होते हैं, लेकिन जो वार्थिन ट्यूमर होता है ये आपको
मेल में देखने को मिलता है, यानी जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा फीमेल में होता है, वार्थिन वाला मेल में होता है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा यूनिलैटरल होता है, वार्थिन वाला 10% बायलैटरल होता है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में 3 to 5% मलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं, जबकि वार्थिन में मलिग्नेंसी नहीं होती। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में कोल्ड स्पॉट्स होती है टेक्नीशियम स्कैन पे, जबकि वार्थिन ट्यूमर में हॉट स्पॉट्स होती है। मलिग्नेंसी का कैसे पता लगेगा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में? जब साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज इन साइज है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, या अल्सरेशन ऑफ स्किन है, डैट मीन्स मैलिग्नेंसी हो चुकी है। और पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस थी वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी और ट्रू कट बायोप्सी थी। ठीक हो गया। ओपन सर्जिकल बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्लियर? ठीक है। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या करना है, अगर सुपरफिशियल लोब को इन्वॉल्व कर रहा है तो आपने सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी करनी होती है, और अगर हाई ग्रेड मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो आपने क्या करनी है, रेडिकल पैरोटिडेक्टमी करनी है, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड को निकाल दिया और फेशियल नर्व को आपने क्या कर दिया, सेक्शनिंग कर दिया, साथ में मैसेटर मसल को भी काट दिया, और सेम साइड पे मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन कर दी अगर लिम्फ नोड मेटास्टेसिस है। क्लियर? ये एग्जाम में आ जाएगा। फिर आपने जो पैरोटिडेक्टमी किया है, पैरोटिडेक्टमी किया है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन में रट्टा मार लेना, आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको सियालोसील मिलेगा, क्या स्लाइवरी फिस्टुला मिलेगा, हीमाटोमा, इन्फेक्शन, डिफॉर्मिटी हो सकती है क्योंकि गंदा मुंदा स्कार बन गया है। इसके अलावा फेशियल नर्व की वीकनेस हो सकती है। दैट इज वाई आपने फेशियल नर्व को, स्टाइलोमास्टोइड आर्टरी को और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल को, इन 3 चीज़ों को आपने सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी में सेव करना होता है। लेकिन अगर फेशियल नर्व डैमेज हो गई है तो फेशियल नर्व वीकनेस हो जाएगी, फेशियल नंबनेस हो सकती है। इसके अलावा अगर ग्रेट ऑरिकुलर नर्व डैमेज होगी तो एयर लोब्यूल की नंबनेस हो सकती है, और अगर ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व डैमेज होगी तो उसकी वजह से फ्राई सिंड्रोम हो जाएगा। और फ्राई सिंड्रोम में क्या होगा? स्वेटिंग और इरिथीमा होगा ओवर द पैरोटिड ग्लैंड ड्यू टू ऑटोनॉमिक स्टिमुलेशन बाय स्मेल और टेस्ट, के जब भी कोई बंदा रोटी खाएगा तो उसकी वजह से स्वेटिंग होगी और इरिथीमा प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? सही हो गया। और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो स्टार्च आयोडीन टेस्ट होता है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट में क्या करते हैं, हम जो अफेक्टेड एरिया है उसको आयोडीन से पेंट कर देते हैं और उसको सूखने देते हैं। ठीक है। और फिर हम ड्राई स्टार्च अप्लाई करते हैं। ओके, सही हो गया। तो जब कहने का मतलब है, जब स्वेट प्रोड्यूस होगा तो जो आयोडीन होगा वो ब्लू पड़ जाएगा। ठीक हो गया। जब हम ड्राई स्टार्च ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो आयोडीन ब्लू पड़ जाएगा। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट में आप एंटी पर्स्पिरेंट एजेंट इस्तेमाल करते हैं जो पसीने को कम कर देते हैं। ओके, एंटी पर्स्पिरेंट एजेंट है। इसके अलावा आप टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी करेंगे, टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी, ताकि नर्व्स को काट दे आप, टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी कर दोगे आप। ओके, नर्व्स को कट करने के लिए ताकि ब्रांचेस ना हो। और इसके अलावा बोटॉक्स के इंजेक्शन दोगे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। प्रिवेंशन कैसे करोगे? आप स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का फ्लैप लोगे, आप टेम्पोरालिस का फ्लैप लोगे, या फिर आप क्या ले लोगे, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन क्रिएट कर दोगे स्किन और पैरोटिड बेड के दरमियान में। तो ये फ्राई सिंड्रोम के लिए फ्लैप का प्रिवेंशन थी और बोटॉक्स से मैनेजमेंट थी, डायग्नोसिस स्टार्च आयोडीन टेस्ट से थी। तो ऑलमोस्ट पैरोटिड ग्लैंड के हमने सारे एमसीक्यू पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 75 ईयर ओल्ड लेडी है, हिस्ट्री ऑफ हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। ओके, तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से जो मैलिग्नेंसी होती है, ओके ठीक हो गया, ऐसे यहाँ पे लंप वगैरह की हिस्ट्री देनी चाहिए थी। ओके ठीक है। अच्छा, गोइटर वैसे दिया हुआ है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से जो होता है वो होता है लिम्फोमा होता है। ठीक हो गया, यानी जो लिम्फोमा होता है वो हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। हाशिमोटो थायराइडाइटिस क्या होता है? ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस होता है, जिसको क्रॉनिक लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस भी कहते हैं। इसमें एंटी टीपीओ एंटीबॉडी देखने को मिलती है। क्लियर? और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? लिम्फोमा होता है। अगर कहता है कि रेडिएशन की हिस्ट्री है, रेडिएशन की वजह से जो कैंसर होता है वो पैपिलरी कैंसर होता है, जो मल्टीफोकल होता है, बायलैटरल होता है, लिम्फेटिक से फैलता है और अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। अगर बताता कि एंडेमिक गोइटर की हिस्ट्री है तो वो फोलिकुलर कैंसर था, यूनिफोकल होता है और इसका हेमाटोजिनस सेपरेट था और एफएनएसी से डायग्नोस नहीं कर सकते। अगर वो हिस्ट्री देता, कहने का मतलब है कि RET जीन की म्यूटेशन है तो वो मेडुलरी कैंसर था जो लिम्फेटिक से हेमाटोजिनस से फैल सकता है। और लास्ट में अगर आपको कहने का मतलब है ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस की हिस्ट्री दे तो वो लिम्फोमा होता है। लिम्फोमा में 1 और 2 के अंदर हम क्या करते हैं? ओके, 1 और 2 के अंदर आप रेडियो करते हो और 3 और 4 के अंदर आप कीमोथेरेपी करते होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये हमने MCQ पॉइंट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज। ओके, तो जो कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन होती है वो बोन्स होती है। अब जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है ये एडिनोमा की वजह से होता है ज़्यादातर, बाकी हाइपरप्लेजिया और कैंसर की वजह से भी हो सकता है। और प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आपको मैन 1 में भी देखने को मिल सकता है और मैन 2A में भी देखने को मिल सकता है, जबकि 2A और 2B इनमें मेडुलरी थायराइड कैंसर था जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। और वंस अगेन इसमें चीफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके क्लियर? ठीक हो गया। अब इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है वो रट्टा मार लेना कि होती है स्टोन्स, बोन्स, ओके, यानी स्टोन्स है, बोन्स है,
एब्डोमिनल ग्रॉन्स है, साइकेट्रिक मॉन्स है और फटीग ओवरटोन्स है। स्टोन्स आपको किडनी में देखने को मिलता है, बोन्स ब्रोकन बोन्स है, ग्रॉइंस एब्डोमिनल ग्रॉइंस है। ओके, इसके अलावा साइकेट्रिक मॉन्स है और फटीग ओवरटोन्स है। अब जो किडनी स्टोन्स है, ओके, वो हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होती है, कैल्शियम बेस्ड स्टोन्स आपको देखने को मिल सकते होते हैं। ब्रोकन बोन्स, बोन्स में क्या होगा, आपको बोन पेन देखने को मिलेगा। क्यों? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स होगा, बोन पेन होगा। ओके, फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। इसके बाद एब्डोमिनल ग्रॉइंस है, इसमें आपको एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, पेनकिलाटाइटिस देखने को मिलेगा। ओके, और हाइपरकैल्सीमिया की वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज भी हो सकता है, पेनकिलाटाइटिस भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी। इसके बाद है साइकेट्रिक मॉन्स। साइकेट्रिक मॉन में सीएनएस पे इफेक्ट होगा, इसमें आपको डिप्रेशन और लिथार्जी आपको देखने को मिलेगी। वैसे वो फटीग ओवरटोन में भी आ जाता होता है। इनमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो बोन वाला आपको देखने को मिलता होता है। ओके, बाकी दूसरी पॉसिबल मैनिफेस्टेशन में रीनल स्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, पोलीयूरिया आपको देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको बोन्स फाइंडिंग आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? सही हो गया। इसके बाद हम आगे डायग्नोस कैसे बनाओगे? आप अगर सीरम कैल्शियम लेवल कराओगे वो ज़्यादा होगा। ओके, कितना होगा? 10.5 से ज़्यादा का होगा। पीटीएच ज़्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, ठीक है। फॉस्फेट के लेवल कम होगा। यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। विटामिन डी के लेवल नॉर्मल होगा। ओके, बाकी इसको एडिनोमा को लोकलाइज करने के लिए आप स्कैन कराओगे, उस स्कैन का नाम है सिस्टामीबी स्कैन, MIBI स्कैन बोलते हैं। ओके, सिस्टामीबी स्कैन, रेडियो आइसोटोप स्कैन करते हैं लोकलाइज करने के लिए। ओके, सही हो गया। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा? पैराथायरॉयडेक्टमी होगा, या पैराथायरॉयड ग्लैंड को आप रिमूव कर दोगे। सही हो गया। ओके, अब सर्जरी कब कराते हैं? जब बोन की डेंसिटी 2.5 से कम हो जाती है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस में चला गया है, या कैल्शियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हाई सीरम कैल्शियम लेवल है। ओके, या कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया है। ओके, या किडनी में स्टोन्स है, इस केस में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, अब जो पैराथायरॉयडेक्टमी होती है वो दो तरह की होती है, सब टोटल और टोटल होती है। सब टोटल में आप 3.5 ग्लैंड्स निकालते हैं, और टोटल वाली जिसमें आप चारों ग्लैंड्स निकाल देते हैं, और थोड़ा बहुत पैराथायरॉयड टिश्यू आप ब्रेकियो रेडियालिस मसल के ऊपर इम्प्लांट कर सकते होते हैं। ओके, फिर इसके बाद इंट्रा ऑपरेटिव कंफर्मेशन कैसे कंफर्म करेंगे कि जो हमने टिश्यू रिमूव किया था वो पैराथायरॉयड ग्लैंड था या नहीं था, क्योंकि कभी कभार आप फैट को भी निकाल देते हैं। तो इसमें आप इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन करोगे और इंट्रा ऑपरेटिव पीटीएच लेवल कराओगे। ठीक है, फ्रोजन सेक्शन से पैराथायरॉयड ग्लैंड का पता लग जाएगा। इसके अलावा आपको पीटीएच लेवल कर लोगे, अगर वो हाफ से कम हो जाता है डैट मीन्स कि आपने पैराथायरॉयड ग्लैंड ही निकाला था। ये था सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, आप जनरल मेजर्स करेंगे, लाइक आप हाइड्रेशन देंगे आप। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया तो आप डाइटरी कैल्शियम कम करोगे, थायरोजाइड डायरेटिक्स आप छुड़वा दोगे क्योंकि वो भी हाइपर कैल्सीमिया करवा सकती है। बिसफॉस्फोनेट और ईस्ट्रोजन थेरेपी दे दोगे। ओके, बिसफॉस्फोनेट और ईस्ट्रोजन थेरेपी दे दोगे। ठीक हो गया। ओके, क्लियर। बाकी अगर किसी को हाइपर कैल्सीमिया होता है तो आप आईवी फ्लूइड से हाइड्रेशन करते हैं, नॉर्मल सलाइन आप देते होते हैं। क्लियर, और यूरिन आउटपुट कम करते हैं, लूप डाययूरेटिक देते हैं, बिसफॉस्फोनेट देते हैं, और कैल्शियम को कम करने के लिए कैल्सीटोनिन देते होते हैं। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, और सर्जरी भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, ठीक हो गया। सर्जरी कब करते हैं? जब सीरम कैल्शियम 1 मिलीग्राम अबव द नॉर्मल लिमिट है, 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम 400 से ज़्यादा का है। ओके, क्रिएटिनिन क्लियरेंस 30% से कम हो गया, डैट मीन्स गुर्दा फील होना शुरू हो गया, या बोन मिनरल डेंसिटी 2.5 से कम हो गई है, डैट मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है स्लाइवरी ग्लैंड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। दीज आर द मोस्ट कॉमन, ओके, स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स होते हैं। ओके, और ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। और अगर ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर हो तो वैसे लिखा हुआ है कि ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होते हैं, फेशियल नर्व से लैटरल पड़े हुए होते हैं, यानी थोड़ा बाहर पड़े हुए होते हैं, फेशियल नर्व से सुपरफिशियल लोब के अंदर पड़े होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये एमसीक्यू डिस्कस हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 वैसे ये जीआईटी का एमसीक्यू है, सेंट्रल डायवर्टिकुलम है, लेकिन इसने यहाँ पे दे दिया है, चलो उसको डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, तो एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसको स्वेलिंग है लोअर पार्ट ऑफ इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर। ओके, ठीक है, इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल के लोअर पार्ट के अंदर है, डैट मीन्स एक वहाँ पे एक वीक एरिया होता है, उसको बोलते हैं किलियंस डिसेंस। ओके, ठीक है। ओके, तो वहाँ पर आपने इसको रट्टा मार लेना है। ओके, तो लोअर पार्ट ऑफ इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल के अंदर आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है। ठीक है, माँ रिपोर्ट करती है कि रिगर्जिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और स्वेलिंग में भी डिफिकल्टी हो रही है, डिस्फेजिया हो रहा है, ईटिंग के बाद बढ़ जाती है और प्रेस करने पर फूड फील होती है। ओके, व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो डायग्नोसिस क्या होगा? ओके, फेरेंजियल पाउच, इसको ज़ेनकर डायवर्टिकुलम बोलते हैं। इसमें जो डायग्नोस्टिक पॉइंट होते हैं, इसमें नॉक्टर्नल रिगर्जिटेशन होती है, लाइंग डाउन पे होती है, डिस्फेजिया होता है, हैलिटोसिस होता है, मोस्ट कॉमन इसोफेजियल डायवर्टिकुलम होता है, ये एक्वायर्ड डायवर्टिकुलम होता है, पल्शियन डायवर्टिकुलम होता है, फॉल्स डायवर्टिकुलम होता है क्योंकि इसमें म्यूकोजा सब म्यूकोजा होता है। ठीक हो गया। ओके, ठीक है। और ये
ये आपको इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल के वीक पॉइंट पे देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं क्लियन डिहिसेंस। ओके ठीक है, क्लियन डिहिसेंस किसके दरमियान में होता है, थायरोफ्रेंजियस और क्रिकोफ्रेंजियस के। जो इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, ओब्लिक फाइबर को बोलते हैं थायरोफ्रेंजियस, और जो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होते हैं उसको बोलते हैं क्रिकोफ्रेंजियस। इनके दरमियान में एक वीक एरिया होता है, उसको बोलते हैं क्लियन डिहिसेंस, उसी के दरमियान में हर्निएशन आपको देखने को मिलती होती है। ठीक है, अब द क्रिकोफ्रेंजियल स्फिंक्टर। ओके, तो इसमें डिस्फेजिया आपको देखने को मिलेगा, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड्स होती है, हैलिटोसिस होता है। ओके, और एस्पायरेशन देखने को मिल सकती है, और खास तौर पर जब स्वेलिंग करोगे तो गर्गलिंग साउंड होती है, और नेक की स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है। ओके, ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना होता है। ओके, नंबर 1 है कि एंडोस्कोपिक स्टेपल्ड, आप क्या करो, फेरेंजियोप्लास्टी कर लो। ओके, या सर्जरी में क्या करेंगे, सर्जरी में डायवर्टिकुलेक्टमी कर देंगे, मायोटॉमी कर देंगे, या डायवर्टिकुलोपैक्सी कर देंगे। ठीक है, या डायवर्टिकुलोस्टमी भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ढोलमैन प्रोसीजर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ मैंडिबल। जो मैंडिबल का फ्रैक्चर पार्ट होता है वो कॉन्डाइलर नेक होता है, नंबर 2 एंगल ऑफ मैंडिबल, और नंबर 3 आपको देखने को मिलता है किनाइन रीजन वाला। और इसकी मैंने बताया था क्लोज रिडक्शन होती है, ओपन रिडक्शन होती है। क्लोज रिडक्शन कैसे करते हैं, क्लोज रिडक्शन आप करते होते हैं IMF से करते हैं, और जो ओपन रिडक्शन होती है वो आप मैंडिबुलर प्लेट से करते होते हैं। क्लियर, नहीं आप मैंडिबुलर प्लेट से नहीं करते होते ओपन रिडक्शन। ओके, बल्कि आप करते होते हैं फिक्सेशन करते होते हैं। ओके, एक मिनट में इसको चेक कर लो, मुझे यहाँ से मिक्स हो गया है। ओके ठीक है, सॉरी मैंडिबुलर प्लेट ही अप्लाई करते हैं ओपन के अंदर। ठीक है, ओके, जबकि मिनी प्लेट्स हम मैक्सिलरी फ्रैक्चर में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव लोकलाइजेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड की प्री ऑपरेटिव लोकलाइजेशन के लिए आप कौन सा स्कैन यूज़ करते हैं, सिस्टम EB स्कैन या MIBI स्कैन यूज़ करते हैं। जबकि फियोक्रोमोसाइटोमा में जो स्कैन हम यूज़ करते हैं उसका नाम है MIBG स्कैन। नेक्स्ट MCQ इज ऑरिजिन ऑफ एक्टोपिक सलाइवरी ग्लैंड है। ओके, तो उसको बोलते हैं स्टेफनी बॉन सिस्ट, या स्टेफनी डिफेक्ट भी कहते हैं, स्टेफनी बॉन सिस्ट भी कहते हैं, या लिंगुअल मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड डिप्रेशन भी कहते हैं। होता क्या है, जो मैंडिबल है, मैंडिबल की जो लिंगुअल सरफेस होती है, जो टंग वाली सरफेस होती है, उसको लिंगुअल सरफेस कहते हैं, उसमें डिप्रेशन आ जाता है। और ये डिप्रेशन क्यों होगा कि जो एक्टोपिक सलाइवरी ग्लैंड है, ओके, वो कहाँ पे चला गया है, मैंडिबल के अंदर चला गया है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम स्टेफनी बॉन सिस्ट होता है, लेकिन इसकी कोई इतनी ज़्यादा कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। ठीक हो गया, ओके, और ये आप कह सकते हैं कि ये हेरिडेटरी होता है। ठीक हो गया, ओके, तो ये एक्टोपिक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सब मैंडिबुलर वाला होता है, और वो कहाँ चला गया, वो आपके मैंडिबल के अंदर चला गया। ओके, नेक्स्ट MCQ इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड का स्टोन है इंटीरियर टू द सेकंड मोलर टीथ है। ओके, अगर इंटीरियर टू द सेकंड मोलर टीथ है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ओके ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट होगा इंसिजन ऑफ द ग्लैंड डक्ट विदाउट एनी क्लोजर। तो पहले ये बढ़ लेते हैं कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड में स्टोन होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के स्टोन को बोलते हैं सियालोलिथियासिस बोलते हैं। अब सियालोलिथियासिस ज़्यादा ऐसे में क्यों होता है, क्योंकि सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सिक्रेशन विस्कस होती है, लॉन्ग कर्व्ड अपवर्ड कोर्स देखने को मिलता है इसकी डक्ट का। ओके ठीक हो गया, और इसमें पेनफुल सा मैंडिबुलर ग्लैंड स्वेलिंग होगी जो कि ईटिंग से बढ़ जाएगी, और रोटी खाने के 1 से लेकर 2 घंटे के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। क्लियर, तो अब आ जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केस के अंदर जो स्टोन होते हैं वो खुद ब खुद पास हो जाते हैं। ओके ठीक है, ओके, अब आपने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है। अच्छा, और मोस्टली जो स्टोन्स होते हैं वो रेडियो पैक होते हैं, पेनफुल स्वेलिंग करवाती है, पेन ईटिंग से प्रेसिपिटेट हो जाता है, 1 से लेकर 2 घंटे के बाद ठीक हो जाएगा, और सब मैंडिबुलर टेंडर स्वेलिंग होती है। अगर स्टोन 4 मिलीमीटर से छोटा है तो आप बास्केट से रिमूव कर सकते हैं, उस बास्केट का नाम है डोर्मिया बास्केट। और अगर लार्जर स्टोन है तो आप लिथोट्रिप्स से करेंगे। और अगर स्टोन, कहने का मतलब है डिस्टल टू द लिंगुअल नर्व है, ओके, डिस्टल टू द लिंगुअल नर्व है, ओके, तो फिर आपने क्या करना है, ओके, आपने लॉन्गिट्यूडल इंसिजन देना होता है डक्ट पर। ओके सही है, और डक्ट को आपने क्लोज कर देना है बाय एब्जॉर्बेबल स्यूचर। ओके ठीक हो गया, लॉन्गिट्यूडल इंसिजन दिया ग्लैंड की डक्ट पे और डक्ट को क्लोज कर दिया। या उस केस में था कि स्टोन अगर डिस्टल हो लिंगुअल नर्व से, लेकिन अगर प्रॉक्सिमल है लिंगुअल नर्व से, तो फिर आपने क्या करना होता है, ओके, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की एक्सिजन करनी होती है विदाउट एनी क्लोजर। ठीक हो गया, तो ये MCQ पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कैसे हमें इसको अप्रोच करना होता है। ठीक हो गया, कि अगर स्टोन अगर पाल्पेबल है तो आप इंट्रा ओरल अप्रोच से आप उसको रिमूव कर दोगे, अगर नॉन पाल्पेबल है तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की एक्सिजन कर दोगे। और कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की एक्सिजन से, तो वो होती है लिंगुअल नर्व। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं बता दूं, अगर स्टोन आपका स्लाइवरी ग्लैंड में हो, सियालोलिथियासिस में हो, तो आपने पढ़ना है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड के स्टोन को और पैरोटिड के स्टोन को कैसे डिफरेंशिएट करना है। सब मैंडिबुलर में स्टोन ज़्यादा होते हैं, पैरोटिड में स्टोन रिलेटिवली कम होते हैं। सब मैंडिबुलर में रेडियो पैक होते हैं, पैरोटिड में रेडियो लूसेंट होते हैं। सब मैंडिबुलर के लिए एक्सरे कराते हैं, पैरोटिड में, ओके, पैरोटिड में आपने सियालोग्राफी करानी है, लेकिन सियालोग्राफी पैरोटाइटिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड में आपने लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देना होता है, ओके, विदाउट एनी डक्ट क्लोजर, और पैरोटिड में आपने रिमूव कर देना है स्टोन को पैरोटिड ग्लैंड के साथ ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाशिमोटो थायराइडाइटिस। तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से जो कैंसर होता है वो होता है आपका लिम्फोमा होता है, थायराइड लिम्फोमा था, जिसकी स्टेज 1 2 में रेडियोथेरापी करते हैं, 3 और 4 में कीमोथेरापी करते हैं। ओके, ठीक हो गया। और अगर आपको RET जीन की म्यूटेशन दे दे तो आपने बताना है वो मेडुलरी कैंसर होता है, जिसमें टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं और रेडिकल नेक डायसेक्शन करते हैं। फॉलो आप करोगे कैल्सिटोनिन से और कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन से, और सर्जरी से आप ठीक कर लोगे। और अगर मैन 2A और 2B है तो आपने, वैसे बुक कहते हैं डोगर कि मैन 2B है तो आपने 1 साल की उम्र में सर्जरी कर दो, 2A है तो 6 साल की उम्र में सर्जरी कर दो। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा। ओके, अच्छा ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फॉलिकुलर कैंसर से जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है। फॉलिकुलर कैंसर है, पैपिलरी कैंसर है। फॉलिकुलर कैंसर एंडामिक गोइटर की वजह से होता है, पैपिलरी कैंसर रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से होता है, हाशिमोटो की वजह से लिम्फोमा होता है, RET जीन की वजह से मेडुलरी कैंसर होता है। तो अगर आपको पैपिलरी कैंसर या फॉलिकुलर कैंसर दे दे तो आपने बताना है कि ट्रीटमेंट में पहले टोटल थायराइडेक्टमी कर देंगे, फिर रेडियो एब्लेशन देंगे, फॉलो आप थायरोग्लोबुलिन से करोगे और होल बॉडी थायराइड स्कैन से करोगे, रिकरेंस को और मेटास्टेसिस को ठीक करने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन दोगे और लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन थेरेपी दे दोगे। तो ये पूरा था ट्रीटमेंट मेडुलरी पैपिलरी और फॉलिकुलर कैंसर को ठीक करने के लिए। ठीक हो गया। अब दरम्यान में कैंसर क्यों है, पेन इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जो पेन होता है, ओके, एक फेमस कंडीशन है जिसको बोलते हैं ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस या सब एक्यूट थायराइडाइटिस। ओके, इसमें आपको पेन फुल थायराइड की स्वेलिंग देखने को मिलती है। क्या होता है इसमें, मम्स का, मीजल्स का या एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन होगा। ओके, मम्स, मीजल या एप्स्टीन बार वायरस है, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस या डी क्वेरवेन सब एक्यूट डी क्वेरवेन थायराइडाइटिस। ओके, ठीक हो गया। तो ये 30 लेकर 40 वाली फीमेल्स में देखने को मिलता है। पेन आपको मिड लाइन ऑफ द नेक में देखने को मिलता है और पेन स्वाल्विंग से बढ़ जाता होता है। इनिशियली इसमें हाइपरथायराइडिज्म होगा, फिर उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म होगा और ESR का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें क्या करना होता है, आपने पेन को रिलीव करना है तो आप प्रेडिनिसोलोन दोगे 7 दिन तक और आप थायरॉक्सिन की थेरेपी दे दोगे अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है। ओके, इससे रिलेटेड एक और है वह रीडल थायराइडाइटिस। रीडल में क्या होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इडियोपैथिक होता है। ओके, रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस एसोसिएटेड होता है, क्लियर फाइब्रोटिक टिश्यू होता है जो कि कंप्रेस करेगा पैराथायराइड ग्लैंड को और रिकरेंट लारिंजियल नर्व को कंप्रेस करेगा, तो इसमें थायराइड की स्वेलिंग मिलती है। ये हमेशा हाइपरथायराइडिज्म होता है, प्रेशर सिम्टम्स क्रिएट करता होता है और इसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है एनाप्लास्टिक कैंसर से। किससे डिफरेंशिएट करना होता है, एनाप्लास्टिक कैंसर से डिफरेंशिएट करना होता है। एक बात रट्टा मार लेना कि थायराइड के केस में आप ट्रू कट या कोर कट बायोप्सी कब लेते हैं, अगर फॉलिकुलर कैंसर है, रीडल थायराइडाइटिस है, एनाप्लास्टिक थायराइडाइटिस है या लिम्फोमा है, इन सबको डायग्नोस करने के लिए ट्रू कट या कोर कट बायोप्सी लेते हैं। FNAC से डायग्नोस नहीं होते। क्लियर, ठीक हो गया। बाकी इससे मिलता जुलता हाशिमोटोस है। हाशिमोटोस में भी सडन पेनफुल पेन हो सकता है, हार्ड हो सकता है ड्यू टू फाइब्रोसिस, लेकिन इनिशियली हाइपरथायराइडिज्म होता है, लेकिन बाद में हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। एंटी थायराइड एंटीबॉडीज देखते हैं। FNAC में आपको लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है और ये जो होता है ना हाशिमोटोस, ये लिम्फोमा ऑफ थायराइड करा सकता है। तो इसमें आपने रिप्लेसमेंट डोज थायरॉक्सिन की देनी है, 150 माइक्रोग्राम की देनी होती है। अगर गोइटर का साइज बढ़ रहा है, ओके, तो आपने स्टीरॉइड्स देने होते हैं या थायराइडेक्टमी कर सकते हैं अगर उसका साइज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ कार्सिनोमा पैरोटिड। अगर कैंसर ऑफ कार्सिनोमा पैरोटिड है तो आपने क्या करनी है, टोटल पैरोटिडेक्टमी प्लस नेक डाइसेक्शन, ओके, ये करनी होती है। ओके, तो ये स्लैवरी ग्लैंड के ट्यूमर की मैनेजमेंट होती है। क्लियर, सही हो गया। और अगर कहने का मतलब है बिनाइन होता है तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में आप क्या करते हो, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में आप ओके सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी करते होते हैं। ठीक हो गया। और अगर मैलिग्नेंट है, ओके, तो इसमें आप क्या करते हैं, रेडिकल पैरोटिडेक्टमी करते हैं जिसमें पैरोटिड ग्लैंड निकाल देते हैं। इसके अलावा फेशियल नर्व काट देते हैं, मैसेटर मसल काट देते हैं और सेम साइड पे मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन करते हैं। और मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन में हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन में सारे लिम्फ नोड के लेवल को निकाल देते हैं 1 to 5, लेकिन 3 स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करते हैं। वो 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, SIS, ओके, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड होता है, इंटरनल जुगुलर वेन और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, इनको हम प्रिजर्व कर देते होते हैं। क्लियर, तो ये कैंसर ऑफ पैरोटिड में ही आ जाएगा। ओके, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन फॉर हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ लोकलाइज करने के लिए करते हैं। अब जो हाइपर पैराथायराइडिज्म के लिए जो इन्वेस्टिगेशन कराते थे, पहले सीरम कैल्शियम लेवल कराते हैं, PTH लेवल कराते हैं और कंफर्मेशन के लिए आप क्या कराते हो, यूरिनरी कैल्शियम लेवल करा देते हैं। ओके, कंफर्मेटरी जो होती है ना, जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होना साथ PTH के साथ, और कंफर्मेशन के लिए हाइपोफॉस्फेटीमिया और एलिवेटेड यूरिनरी
कैल्शियम एक्सक्रीशन है, ओके। और कितनी होनी चाहिए, 400 मिलीग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए, या 2.5 से कम टी स्कोर होना चाहिए, या सीरम कैल्शियम लेवल 1 मिलीग्राम से ऊपर होना चाहिए नॉर्मल से। तो इस केस में आप पैराथायरॉयडेक्टमी करोगे, जो कि सब टोटल हो सकती है या टोटल हो सकती है। सब टोटल में 3.5 निकालते थे और टोटल में आप निकालते हो 4 ग्लैंड्स निकाल देते हो और ब्रेकियोडियालिस पे आप इंसर्ट कर देते हो। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। फ्राई सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, तो फ्राई सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरोटिडेक्टमी। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं पैरोटिडेक्टमी में। अब क्या होता है कि फ्राई सिंड्रोम को गस्टेटरी स्वेटिंग भी कहते हैं, ओके। पैरोटिडेक्टमी में आप क्या डैमेज कर दो, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व डैमेज कर दो, जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर को लेकर आ रही होती है, ओके। तो उसकी वजह से ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व सिंड्रोम हो जाएगा या गस्टेटरी स्वेटिंग हो जाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए स्टार्च आयोडीन टेस्ट करते हैं, जिसमें जो कहने का मतलब है ब्लू हो जाता है स्टार्च, ओके। और प्रिवेंशन कैसे करोगे, स्टेरनोक्लेइडोमास्टोइड मसल के फ्लैप इस्तेमाल करोगे, टेम्पोरालिस फेशिया के फ्लैप इस्तेमाल करोगे और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन इंसर्ट करोगे। मैनेजमेंट अगर हो गई है फ्राई सिंड्रोम तो आप एंटी परस्पिरेंट एजेंट इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड है, डीनर्वेशन करोगे टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी से और बोटॉक्स के इंजेक्शन दे दोगे इनटू द अफेक्टेड स्किन, ओके। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद फ्राई सिंड्रोम हो गया। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में वही आपने निमोनिक रट्टा मारना था, ओके। सबसे ज़्यादा आपको बोन्स देखने को मिलता है, स्टोन्स, बोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स, साइकेट्रिक मोन्स, फटीग ओवरटोन्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है, ओके, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कैल्शियम की वजह से स्टोन्स वगैरह बन सकते हैं, ओके, कैल्सिफिकेशन वगैरह हो सकती है, ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और अगर सीवियर हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, पेशेंट इमरजेंसी में आता है, तो उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस। इसमें पेशेंट ड्राउजीनेस होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, डिहाइड्रेशन होती है, वॉमिटिंग होता है। ईसीजी में क्या होगा, QT इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, RR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आप IV फ्लूइड्स देते हैं, नॉर्मल सलाइन, और यूरिन आउटपुट आप ज़्यादा रखते हैं, 100 ml/h से ज़्यादा रखते हैं। फिर आप लूप डायूरेटिक देते हैं, फिर आप बिस्फॉस्फेनेट और कैल्सीटोनिन देते हैं। और सर्जरी में आप क्या करोगे, पैराथायरॉयडेक्टमी कर दोगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी इमीडिएट मैनेजमेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, ओके। अच्छा पर पैराथायरॉयड जिसको मैंने बता दिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कि प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। सेकेंडरी में किडनी के अंदर मसला होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से, और टर्शियरी वाला एंड स्टेज रीनल डिजीज और आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन की बात होता है। और एक ऐसा भी होता है कि पैराथायरॉयड सर्जरी के विद इन द 6 वीक परसिस्टेंट हाइपरकैल्सीमिया होता है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और अगर 6 महीनों के बाद हो जाए तो उसको बोलते हैं रिकरेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ओके। वो क्यों हो सकता है कि जो रिमेनिंग पैराथायरॉयड टिश्यू था उसमें हाइपरप्लेजिया हो गया, या जो आपने ट्रांसप्लांट किया था उसमें हाइपरप्लेजिया हो गया, या कोई आपने पैथोलॉजी मिस कर दिया, या कोई सेकंड एडिनोमा आपको मिल रहा था, ठीक हो गया, ओके। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अच्छा, सही है। और ये भी बता रहा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तीनों में PTH ज़्यादा होता है, ठीक है, तीनों में PTH ज़्यादा होता है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, प्राइमरी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में कैल्शियम का लेवल कम होगा, टर्शियरी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा। फिर प्राइमरी और टर्शियरी को कैसे सेपरेट करेंगे, फॉस्फेट के लेवल्स को देखने के बाद। प्राइमरी में फॉस्फेट का लेवल कम होता है और टर्शियरी में फॉस्फेट का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है इमीडिएट मैनेजमेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है थायरॉयडेक्टमी, जो कि इमरजेंसी में आया है, सांस नहीं ले रहा और फॉर्मेशन ऑफ टेंशन हीमाटोमा। तो मैंने थायरॉयडेक्टमी की कुछ कॉम्प्लिकेशन बताई थी, ओके। जो सबसे लीथल कॉम्प्लिकेशन होती है वो टेंशन हीमाटोमा होता है, ओके। अब टेंशन हीमाटोमा कैसे पता लगेगा, सर्जरी हुई है, कोई लाइगेचर स्लिप हो गया जिसकी वजह से टेंशन हीमाटोमा बन गया है। अब टेंशन हीमाटोमा में पेशेंट फौरन ही प्रेजेंट करेगा डिस्निया के साथ, और नेक में स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक होगी और ब्रेथलेसनेस होगी। तो उसको आपने टेंशन हीमाटोमा कंसिडर करना होता है। कैसे मैनेजमेंट करोगे टेंशन हीमाटोमा की, ठीक है। टेंशन हीमाटोमा लेरिंजियल एडिमा करा देगा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ओके। तो आप क्या करोगे आप, ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, लुक फॉर साइंस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस देखोगे। वो क्या साइंस होते हैं, नंबर 1 जहाँ पे इंसिजन दिया उसके नीचे स्वेलिंग है, ब्रेथलेसनेस है, वॉइस चेंजेस है, स्ट्राइडर है, रिड्यूस कॉन्शियसनेस है। तो पहले आपने एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस देखे। नंबर 2 आपने सीनियर को बुलाना है, ओके। नंबर 3 आपने स्किन के स्टिचेस को रिमूव कर देना है, स्किन के स्टिचेस को, डीप स्टिचेस को आपने रिमूव कर देना है। और इसके साथ आपने साथ में आपने नीडल या फॉर्मल क्रिकोथायरॉयडोटमी आपने कर देनी है, ठीक है। एंडोट्रैक्टल इंट्यूबेशन ही करेंगे बल्कि क्रिकोथायरॉयडोटमी कर देंगे। फिर आपने OR में शिफ्ट करना है, और OR में आपने क्या करना है, हीमाटोमा को इवैक्यूएट करना है और जो ब्लीडिंग वेसल है उसको लाइगेट कर देना है। नंबर 3 आपने नंबर 1 इवैक्यूएट किया हीमाटोमा को, नंबर 3 ब्लीडिंग वेसल को लाइगेट किया, नंबर 3 वुंड को वॉश किया नॉर्मल सलाइन से, और नंबर 4 आपने ड्रेन लगा दिया, फिर आपने ब्लड की ट्रांसफ्यूजन दे दिया। तो ये था टेंशन हीमाटोमा का।
मैनेजमेंट। इसके बाद सेमोमा बॉडी, ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस, ये आपको सारी किस्में देखने को मिलती होती है पैपिलरी कैंसर में देखने को मिलती है, जिसका रिस्क फैक्टर रेडिएशन होता है, बायलैटरल होता है, मल्टीफोकल होता है, लिम्फेटिक से फैलता है, बेस्ट प्रोग्नोसिस आपका होता है। ओके, और आपको क्या मिलती है, ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस देखने को मिलता है, सेमोमा बॉडी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। इसके बाद है ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इंटैक्ट पिंचिंग सेंसेशन। ओके, पिंचिंग सेंसेशन इंटैक्ट है, ओके सही है, लेकिन एयर लोब्यूल रेज्ड हो गया है, एयर लोब्यूल रेज्ड हो गया है, दैट मीन्स कंफर्म है कि ये पैरोटिड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन पिंचिंग सेंसेशन नॉर्मल है, दैट मीन्स नर्व्स को इंटैक्ट नहीं किया। ओके ठीक है। ओके, इसके बाद है ट्यूमर, जो कि डायग्नोस बताया हुआ है लो ग्रेड एक्टिनिक सेल कैंसर है। वैसे एक्टिनिक सेल कैंसर के बारे में कहा जाता है कि माइनर सैलिवरी ग्लैंड का ट्यूमर है और ये पेरीन्यूरल इन्वेजन करता होता है, लेकिन अभी पिंचिंग सेंसेशन नॉर्मल है, मतलब अभी वो लोकलाइज्ड है, तो इस केस में आप सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी करोगे। अगर ये सेंसेशन इंटैक्ट ना होती, या आपको कहने का मतलब है दूसरे आपको मैलिग्नेंसी के पॉइंट्स मिलते कि फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, इंक्रीज इन साइज है, या अल्सरेशन ऑफ स्किन है, ठीक हो गया। ओके, तो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, तो आपने क्या करना था, आपने टोटल करनी थी सर्जरी। ओके ठीक हो गया, टोटल पैरोटिडेक्टमी करनी थी या रेडिकल पैरोटिडेक्टमी करनी थी, साथ फेशियल नर्व भी उड़ा देते साथ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है फेशियल ट्रॉमा का है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ और टंग है, डैमेज मैंडिबल है और स्ट्राइडर हो गया है। इन शॉर्ट उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, फेशियल ट्रॉमा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन नहीं करनी होती, बल्कि आपने क्रिकोथैराइडोटमी करनी होती है और आपने ट्रैकियोस्टमी करनी होती है। ठीक हो गया। ओके, ये फेशियल इंजरी का मैनेजमेंट एल्गोरिथम होता है। ओके, तो ईटीटी नहीं डालना होता और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन नहीं करनी होती, क्रिकोथैराइडोटमी करनी होती है, एनाल्जेसिया दोगे, एंटीबायोटिक दोगे, टेटनस प्रोफाइलैक्सिस दोगे, और अगर मैक्सिला की इंजरी है तो आप इंटरडेंटल वायरिंग करोगे या इंटर मैक्सिलरी वायरिंग करोगे या ORIF करोगे। अगर मैंडिबल की है क्लोज टेक्निक है, यानी तो आप क्लोज रिडक्शन करोगे और IMF दोगे। अगर ओपन है तो आप मैंडिबुलर प्लेट इंसर्ट कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, लॉस ऑफ रिंकल्स, ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, विस्लिंग नहीं कर सकता। ओके ठीक है, और इसका कहने का मतलब है लेबियो, इसके अलावा नेजोलेबियल फोल्ड लॉस हो चुका है, तो सारा फेशियल नर्व पाल्सी में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और फेशियल नर्व पाल्सी डेट मीन्स मैलिग्नेंसी की निशानी होती है। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स बताए थे मैलिग्नेंसी के। अगला पॉइंट भी वही है, रिसेंट इंक्रीज इन साइज है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व है। पिलियोमॉर्फिक रेटिनोमा में मैलिग्नेंट चेंजेस आ गई है, जो कि 3 to 5% आपको देखने को मिलती है। इंक्रीज इन साइज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व, अल्सरेशन और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, ये मैलिग्नेंसी की निशानियां होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। मिड लाइन स्वेलिंग है, जो मिड लाइन स्वेलिंग होती है, जो टंग की प्रोट्रियन के साथ भी मूव कर रही है और स्वालोइंग के साथ भी मूव कर रही है, तो वो थायरोग्लोसल सिस्ट होती है। ओके ठीक हो गया, ये थायरोग्लोसल सिस्ट होती है। तो ये MCQ पॉइंट आपने थायरोग्लोसल सिस्ट का डाटा मान लेना है। जो थायराइड की प्योर थायराइड स्वेलिंग होती है, वो टंग की प्रोट्रियन के साथ मूव नहीं करती, ये फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है, नॉन टेंडर होती है, ट्रांसल्यूमिनेंट स्वेलिंग होती है। अब सर्जरी में आपको ट्रांसल्यूमिनेंट स्वेलिंग के नाम आने चाहिए। कौन कौन सी स्वेलिंग होती है जो ट्रांसल्यूमिनेंट होती है? रेनुला होता है, जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड की म्यूकस रिटेंशन सिस्ट थी, मेनिंजोसील थी, हाइड्रोसील थी, सिस्टिक हाइग्रोमा है, एपिडिडिमल सिस्ट है, रेनुला है, स्पर्मेटोसील है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है, ब्रिंकियल सिस्ट है। ये सारी क्या होती है? ये ट्रांसल्यूमिनेंट पॉजिटिव होती है। क्लियर, ठीक हो गया। और इसके लिए जो प्रोसीजर करते हैं उसका नाम है सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन। सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन लिम्फेडिमा में भी करते होते हैं। सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन में सिस्ट को निकालते हैं और फुल ट्रैक को निकालते हैं, जो कि फोरामिन सीकम तक होता है। इसके अलावा सेंट्रल पार्ट ऑफ हाइवाइड बोन को भी निकाल देते हैं। और इसकी जो एक्टोपिक साइड क्या होती है? एक्टोपिक साइड आपको जो थायराइड ग्लैंड की जो एक्टोपिक साइड होती है वो लिंगुअल थायराइड हो सकता है, जो एक्टोपिक है, इंट्रालिंगुअल, सबलिंगुअल है, एक्टोपिक है, थायरोग्लोसल सिस्ट है या रिट्रोस्टेंडल थायराइड है। इस केस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ड्रग टू कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इन सेकंड ट्राइमेस्टर। कैच वर्ड है ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। जो मेथीमजोल होती है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, आपने कभी भी नहीं देनी होती। प्रोपाइल थायराइड प्रेगनेंसी में सेफ होती है, वो दे सकते होते हैं। ओके ठीक है। इसके बाद मिड फेस का ट्रॉमा है। जब ये मिड फेस का ट्रॉमा हो, ओके, फेशियल ट्रॉमा हो, तो आपने एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं करनी होती, क्योंकि वो आपकी स्क्रेनियल कैविटी में एंटर हो सकती है। तो मिड फेशियल ट्रॉमा में एनजी ट्यूब, ईटीटी वैसा ये नहीं डालते होते, ट्रैकियोस्टमी या क्रिकोथैराइडोटमी करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद लीव फोर्ड के फ्रैक्चर्स बताए हुए हैं। लीव फोर्ड टाइप 1 फ्रैक्चर। लीव फोर्ड टाइप 1 ये ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होता है, जो कि अपर एल्व्यूलस को सेपरेट कर देता है फेशियल स्केलेटन से। अपर एल्व्यूलस किसको बोलते हैं? मैक्सिला बोन को बोलते हैं। लीव फोर्ड टाइप 2 पिरामिडल थे, ऑर्बिट को इन्वॉल्व करते हैं, ब्रिज ऑफ नोज को इन्वॉल्व करते हैं, एथमॉइड बोन को इन्वॉल्व करते हैं। जब क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन फ्रैक्चर हो जाएगी तो CS ऑफ राइनोरिया हो जाएगा। जबकि फेशियल स्केलेटन को बेस ऑफ स्कल से सेपरेट करने वाला उसको लीव फोर्ड 3 बोलते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड नोड्यूल। कोल्ड नोड्यूल ऑन लेफ्ट लोब है, ओके लेफ्ट लोब पे है, कोल्ड नोड्यूल है। कोल्ड नोड्यूल दैट मीन्स ये मैलिग्नेंसी की निशानी है। कोल्ड नोड्यूल केस में आयोडीन की अपटेक रिलेटिवली कम होती है, तो ये इसने ब्रैकेट में लिखा है कि पैपिलरी कैंसर सस्पेक्टेड था। अगर लोकलाइज्ड कैंसर है और रिलेटिवली 1 सेंटीमीटर से कम का होता है, ओके तो आपने लोबेक्टमी कर देनी होती है। ओके अगर ज़्यादा है तो फिर आपने क्या करनी होती है, टोटल थायरॉइडेक्टमी आपने करनी होती है, ठीक है। साइन ऑफ डैमेज टू द एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, तो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है या रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, ये दोनों थायरॉइडेक्टमी में डैमेज हो सकती है। खासतौर पर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व अगर डैमेज होगी दोनों साइडों की तो डिस्निया हो जाएगा और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी आपको देखने को मिलती होती है। अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होगी तो डिस्निया होगा, जिसके लिए आपको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डालनी पड़ जाएगी और आपको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा और आपको टेफ्लॉन इंजेक्शन देना पड़ेगा। टू लैटरलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैराथायरॉइड है, तो MIBI स्कैन करते हैं लोकलाइज करने के लिए और अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, ओके कि पैराथायरॉइड एडिनोमा कहाँ पे है। और जबकि MIBG स्कैन ये पैराथायरॉइड के कैंसर में इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ MCQs पॉइंट है, सारे वही MCQs पॉइंट है जो रिपीट हो रही है। नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है। अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है, मैंडिबुलर फ्रैक्चर है तो आपने ट्रैकियोस्टोमी करनी होती है, ETT को अवॉइड करना होता है और मोस्ट कॉमन जो साइट ऑफ मैंडिबल फ्रैक्चर है वो कॉन्डाइलर नेक होती है, ओके। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर टाइम 2 स्टेज प्रोसेस होता है। क्लेफ्ट लिप और सॉफ्ट पैलेट को 5 से लेकर 6 महीनों में और हार्ड पैलेट को और गम पैड को 15 से लेकर 18 महीनों में ठीक करते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड तो वह पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, 3 to 5% मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, जबकि वार्थिन वाला ये आपको मेल्स में देखने को मिलता होता है और कहने का मतलब है ये मैलिग्नेंट नहीं होता। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरोटिडेक्टमी तो वह फ्राई सिंड्रोम होता है, गैस्ट्रेटरी स्वेटिंग बोलते हैं। ड्रोपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ तो ये फेशियल नर्व पाल्सी में देखने को मिलता होता है, ओके। अगर थायरॉइडेक्टमी किया है, हीमाटोमा बना है और ब्रीदिंग इशू है तो आपने स्टिचेस को ओपन करना होता है और आपने इवैक्यूएट करना होता है, ठीक है, ओके। ब्लीडिंग वेसल को लाइगेट करना होता है, क्लियर, और आपने ड्रेन पुट करनी होती है और वूंड को वॉश करना होता है नॉर्मल सेलाइन से। पोस्ट थायरॉइडेक्टमी कॉम्प्लिकेशन जिसको अवॉइड कर सकते हैं प्रोफाइलेक्टिकली तो वह थायराइड स्टॉर्म होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पैपिलरी थायराइड कैंसर तो टोटल थायरॉइडेक्टमी होती है। सेमोमा बॉडी ऑर्फन NEI न्यूक्लियस देखने को मिलता है। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस की वजह से मैलिग्नेंट लिम्फोमा होता है। इन्वेस्टिगेशन टू लोकलाइज पैराथायरॉइड ग्लैंड प्री ऑपरेटिवली तो हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड और सिस्टम में भी स्कैन होता है, MIBI स्कैन होता है। और पैराथायरॉइड ग्लैंड में चीफ सेल्स होते हैं जिनका डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस होता है। कैसे पता लगेगा इंट्राऑपरेटिव के पैराथायरॉइड था, तो आप इंट्राऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन करा लोगे चीफ सेल्स का जिनमें डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस होते हैं और PTH का लेवल हाफ से कम हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर पैराथायरॉइडिज्म तो आपको रेडियो ओपैक किडनी स्टोन्स देखने को मिलेगी। वैसे इससे पहले बोन्स का नहीं था क्या, एक मिनट, यहाँ पे एक MCQ पॉइंट्स बोन का लिखा हुआ था इसने, स्टोन बोन ग्रोन्स वाला, एक मिनट, स्टोन्स वाला था यहाँ पर, आई थिंक सो। अच्छा, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म इज बोन डिजीज, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। अच्छा, वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा था। जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो रेडियो ओपैक किडनी स्टोन्स होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन थी, जबकि मोस्ट कॉमन जो मैनिफेस्टेशन थी वो बोन के डिजीज होते हैं, ओके। तो अब जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे सेक्शन को, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि प्री ऑपरेटिव हम प्रोफाइलैक्सिस करते होते हैं थायराइड स्टॉर्म के लिए। थायरॉइड अगर किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस है और इसकी थायरॉइडेक्टमी करनी है तो प्री ऑपरेटिव जो प्रोफाइलैक्सिस होती है वो हम लीगोल सोल्यूशन से, कार्बिमाजोल से और प्रोपाइल थायोरेसिल से देते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको सेंट्रल ओबेसिटी था, ट्रंकल ओबेसिटी, बुफेलो हम्प है, हाइपरग्लाइसीमिया, पर्पलिश कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए आपने पोस्ट ऑपरेटिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देनी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट था कि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के बारे में क्या बात ठीक है, तो ये मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, 3 to 5% होता है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में अपनी स्पीच की थेरेपी करानी होती है, ओके। इसके बाद यंग मोटरसाइकिल राइडर होता है, उसको फेशियल इंजरी हुई है तो आपने सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन को कंट्रोल करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में वाइट पैच ओरल म्यूकोजा में था तो आपने सीजनल बायोप्सी लेनी होती है ल्यूकोप्लेकिया में, ओके। इल फिटिंग डेंचर की वजह से देखने को मिलते हैं। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की 2 स्टेज सर्जरी होती है, एक 5 से लेकर 6 महीनों में और दूसरी 18 महीनों पे करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर, तो जो मोस्ट कॉमन साइट होती है मैंडिबुलर फ्रैक्चर की वो कौन सी होती है, वो आपको कोंडाइलर नेक देखने को मिलती होती है, ओके। अगर पैपिलरी कैंसर है
विदाउट लिम्फेडेक्टमी है तो आपने टोटल थायरॉइडेक्टमी करना है। अगर लिम्फेडेक्टमी होता तो मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन भी करना था। ग्रेविस डिजीज में आपको हाइपरथायरॉइडिज्म और डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर देखने को मिलता होता है। टेंडर लंप इन अपर नेक है, ओके, अपर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड पे है तो ये ब्रिंकल सिस्ट आ जाएगा, सर्जिकल एक्सीजन करना होता है। ट्रैकियोस्टमी इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू वीन फ्रॉम प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन होती है, ओके। इसके बाद है कि मेन-2 सिंड्रोम में आपको मेडुलरी कैंसर देखने को मिलता होता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड में चीफ सेल्स होते हैं जिनमें डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस होते हैं। स्वेलिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फेस इन पैरोटिड ग्लैंड है तो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है मोस्ट कॉमन। इसके बाद है कि हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस की वजह से लिम्फोमा काफी ज्यादा कॉमन होता है। कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म तो वो बोन के डिजीज होते हैं, जबकि कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, रेडियोपैक रीनल स्टोन है। स्लैवरी ग्लैंड पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमन स्लैवरी ग्लैंड ट्यूमर होते हैं, ओके। इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर में स्वेलिंग है, ओके, और डिस्फेजिया करा रही है तो ये आपका हो जाएगा फेरेंजियल पाउच जेनकर डावर्टिकुलम है, ओके। मैंडिबल का जो मोस्ट कॉमन पार्ट फ्रैक्चर होता है तो वो कॉन्डाइल होता है। प्री ऑपरेटिव लोकलाइजेशन के लिए हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड और सिस्टम ईबी स्कैन MIBI स्कैन होते हैं। ओरिजिन ऑफ एक्टोपिक स्लाइवरी ग्लैंड सिस्ट तो ये स्टीफन बोन सिस्ट कराती है मैंडिबल के लिंगुअल सरफेस के ऊपर। ट्रीटमेंट ऑफ सम मैंडिबुलर स्टोन एंटीरियर टू द मोलर टीथ यानी प्रोक्सिमल है तो आपने इंसिजन देना होता है, विदाउट एनी क्लोजर है, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। और अगर डिस्टल होता तो आपने डक्ट की भी क्लोजर करनी थी, ओके। इसके बाद है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस तो लिम्फोमा हो जाता है। पेन इन थायरॉइड ग्लैंड डी क्वेरबन थायरॉइडाइटिस में होता है, सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरॉइडाइटिस कहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फॉलिकुलर कैंसर तो फॉलिकुलर कैंसर में टोटल थायरॉइडेक्टमी करते हैं, साथ में आप रेडियो अब्लेशन करते हैं। फॉलो अप कैसे करोगे, फॉलो अप थायरोग्लोबुलिन से और आप होल बॉडी थायराइड स्कैन कराओगे और 200 माइक्रोग्राम सप्रेसेंट डोज दे दोगे। मैनेजमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ पैरोटिड है तो आपने टोटल पैरोटिडेक्टमी करनी है और इप्सिलैटरल मैसेटर मसल को भी काटना होता है और इप्सिलैटरल मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन फॉर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म तो आपने हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड कराना होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद है कि फ्राई सिंड्रोम है, फ्राई सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, ओके, फ्राई सिंड्रोम किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। गैस्ट्रेटरी स्वेटिंग कहती होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर पैराथायरॉइडिज्म तो वो रेडियोपैक रीनल स्टोन्स होती है, ओके। थायरॉइडेक्टमी के बाद टेंशन हीमाटोमा हो गया तो आपने स्टिचेस को खोलना होता है, ओके। सेमोमा बॉडी ऑर्फन एनी न्यूक्लियस पेपिलरी थायराइड कैंसर में होता है। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इंटेक्ट पिंचिंग सेंसेशन है और एयर लोब्यूल रेज्ड है तो और लो ग्रेड कैंसर है तो आपने सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी करनी है। अगर हाई ग्रेड होता तो आपने क्या करना था, टोटल पैरोटिडेक्टमी या रेडिकल पैरोटिडेक्टमी है। फेशियल इंजरीज के अंदर आप ट्रैकियोस्टमी या क्लिकोथायरॉइडोटमी करते हैं, एनजी या फिर आपने ईटीटी नहीं डालनी होती। ड्रूपिंग ऑफ कॉर्डन ऑफ माउथ दैट मींस फेशियल नर्व की पाल्सी है, पैरोटिड ग्लैंड में मैलिग्नेंसी हो गई है। रीसेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ मैस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व तो उसका मतलब है 3 to 5% मैलिग्नेंसी है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में मिड लाइन स्वेलिंग है, टंग की प्रोट्रियन और स्वेलिंग के साथ मूव कर रही है, दिस इज थायरोग्लोसल सिस्ट, ओके। हाइपरथायरॉइडिज्म को कंट्रोल करना है प्रेगनेंसी में तो आपने प्रोपाइल थायोयूरेसिल देना होता है। फेशियल ट्रॉमा में एनजी और ईडीटी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। टाइप 1 लीफोर्ड फ्रैक्चर हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं, एल्वियुलर प्लेट को सेपरेट कर देते हैं रेस्ट ऑफ द स्केलेटन से। ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड नोड्यूल ऑन द लेफ्ट लोब, कोल्ड नोड्यूल मतलब कैंसर है, लेफ्ट लोब पे लोकलाइज्ड है तो लोबेक्टमी आ जाएगा। साइन ऑफ डैमेज टू द एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व तो पिच इन वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन फॉर पैराथायरॉइड तो आपने MIBI स्कैन कराना होता है, क्लियर। इसके बाद है कि हेड एंड नेक में आ जाते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन फॉर फ्राई सिंड्रोम तो सियालोग्राम होता है, वैसे स्टार्च आयोडीन टेस्ट भी मैंने पढ़ा था लेकिन सियालोग्राम भी होता है, ओके। नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट विद मैंडिबुलर फ्रैक्चर तो आपने ट्रैकियोस्टमी करनी होती है, ETT अवॉइड करना होता है। मैंडिबल का फ्रैक्चर कॉन्डाइलर नेक में काफी कॉमन होता है। ऑप्टिमल टाइमिंग फॉर यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट तो 2 स्टेज प्रोसेस होता है, एक आप 5 to 6 मंथ पे करते हैं, दूसरा आप 15 से लेकर 18 महीनों पे करते हैं, ओके। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड तो वो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, 3 to 5% मैलिग्नेंट पोटेंशियल होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरोटिडेक्टमी तो वो फ्राई सिंड्रोम होती है। ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ तो ये फेशियल नर्व पाल्सी में देखने को मिलता होता है, ओके। और थायरॉइडेक्टमी के बाद टेंशन हीमाटोमा बन गया तो आपने स्टिचेस को ओपन करना होता है। थायरॉइडेक्टमी की कौन सी कॉम्प्लिकेशन जिसको आप प्रोफिलैक्टिकली अवॉइड कर सकते हैं प्रिपरेशन करके तो थायरॉइड स्ट्रॉम होती है, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पेपिलरी थायरॉइड कैंसर तो आपने टोटल थायरॉइडेक्टमी प्लस रेडियो एब्लेशन करनी होती है। सेमोमा बॉडी ऑर्फन एनी न्यूक्लियस होता है। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस की वजह से मैलिग्नेंट लिम्फोमा हो सकता है, ओके। पैराथायरॉइड को प्री ऑपरेटिवली लोकलाइज करना है तो आपने हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड करना है और साथ सिस्टम भी स्कैन करना होता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड में आपको चीफ सेल्स मिलते हैं जो कि डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस होते हैं और जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की वो रेडियोपैक रीनल स्टोन होती है और जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है वो होती है बोन पेन, बोन्स